जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी के तैयारी को और बेहतर करने के लिए, उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए मैं 28 जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स लेकर के आ गया हूं, जिसमें कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स और डाउन टू अर्थ से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट अगर वहां से टॉपिक्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहते हैं, उन सभी को मैं लेकर के आता हूं। चलिए देखते हैं आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। और देखिए, मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूं कि आप लोग ये जो वीडियो है ना, आज का जो कंटेंट है उसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में आप लोग पछताओगे, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेंस और प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से मैं समझा सकूं, तो आप लोग भी उसी तरीके से पूरा फोकस होकर के समझिएगा। और थोड़ा फास्ट भी हम लोग चलेंगे और अच्छे से फोकस मेन रखना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, वो हमेशा काम आने वाला है आपका। तो देखिए, आज हम लोग यहाँ पे डेली मैप प्रैक्टिस जैसे करते हैं वो करेंगे। उसके बाद से जैव विविधता संशोधन विधेयक, ये अभी पारित हो गया है, तो न्यूज में है, इसको देखने वाले हैं हम लोग। उसके बाद से नगोया प्रोटोकॉल इसी के अंतर्गत है। उसके बाद से संसाधन और चक्रीय अर्थव्यवस्था, दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अभी यहाँ पे आपको इस तरीके से टॉपिक ये लग नहीं रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर भारत और वियतनाम संबंध देखेंगे। केवल इतना ही टॉपिक है, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से एक ना एक आपको प्रश्न जरूर मिलेगा मेंस में, प्रीलिम्स में, इतना याद रखना आप। तो इसलिए आपको ये चीज को अच्छे से समझना है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट हमारे को फील हो रहा है कि हाँ इम्पोर्टेंट है, तो उसी को हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे ना। बहुत ज्यादा पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि हम लोग जिसको पढ़ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको हम लोग ज्यादा महत्व दें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और मैं इसमें मेंस का प्रश्न भी लेकर के आया हूं। आप लोग, कई लोग बोल रहे थे कि मेंस का प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन भी आप देंगे बोल करके, तो मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ। आपको मेंस का भी एक क्वेश्चन दूंगा, उसको भी आप अपने हिसाब से आप आंसर राइटिंग करके देखिएगा। और एक एक चीज और है कि टेलीग्राम का ग्रुप है, आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाकर के आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आप जाकर के फिर उसमें ज्वाइन हो जाएगा। नहीं तो आप केलो आईएएस एकेडमी लिखेगा, टेलीग्राम ओपन करके उसमें केलो आईएएस एकेडमी लिखेंगे तो आपको इस तरीके का सिंबल दिखेगा, जाकर के उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद से आप उसमें आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ये जो जितना भी मैं यहाँ पे कंटेंट बनाता हूँ उसका उसका आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। प्लस आपको जो वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन वहाँ पे, ये जब भी अपलोड होता है तो मैं उसमें सेंड कर देता हूँ, तो वो भी चीज़ है आपको। प्लस वहाँ सबसे मेन चीज़ है कि आप वहाँ से जुड़ करके अपना आंसर राइटिंग को बेस्ट कर सकते हैं। उसमें जुड़ेंगे तो आप जो भी आंसर राइटिंग करते हैं वहाँ पे उसमें पोस्ट कर देंगे, उसमें डाल देंगे, अपना जो भी लिखते हैं उसको फोटो खींच करके डाल देंगे। प्लस आप अगला कोई अगर लिखा हुआ है उसमें लिख करके डाला तो उसका भी आप रिव्यू करके कुछ कमेंट कर देंगे कि हाँ क्या चीज़ सुधार करना चाहिए, अच्छा है या गलत है, जो भी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं अभी करने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग सब साथ में जुड़ करके करेंगे तभी होगा। ठीक है, और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी तक आप लोग नहीं किए हैं तो 1000 का जो मेरा टारगेट है, छोटा सा टारगेट है, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं किए हैं जो लोग भी, तो बिल्कुल उसको कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। इसमें कंजूसी करेंगे तो आप लोगों को पाप लगे है, बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दिल से अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मैं। अगर कुछ गलत लगता तो भी आप लोग बता सकते हैं, लेकिन अगर सही से मेहनत मैं कर रहा हूँ तो फिर आप लोगों को लाइक करने में, सब फ्री का है, आप लोग कोई चार्ज नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग कर देना, कंजूसी मत करना इसमें। चलिए अब पढ़ते हैं आगे। देखिए सबसे पहले तो हम लोग को मैप प्रैक्टिस करना है, तो हम लोग मैप थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद से फिर हम लोग आएंगे टॉपिक पर। देखिए आज हम लोग मैप, देखिए बहुत सारा चीज़ तो हम लोग मैप में देख ही चुके हैं, धीरे धीरे करके लगातार देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इसके लिए सीरियस नहीं होना, लेकिन कुछ ना कुछ मैप में हर दिन हम लोग देखेंगे, इतना तय है। तो हम लोग वियतनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं, इससे संबंध के बारे में, तो हम लोग थोड़ा सा इसी का मैप अच्छे से देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का इंडिया, वो शायद इसमें दिख रहा होगा कि नहीं, मैं एक बार चेक करके देखता हूँ। हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, आप लोग सब अपने अपने जगह पर होंगे। तो हमारे भारत को अगर देखते हैं, तो भारत से अगर हम लोग इधर पूर्व की ओर बढ़ते हैं,
ठीक है। तो पूर्व की ओर अगर बढ़ेंगे तो आप देखते हैं कि लगातार इस तरीके से कई बार ऐसा ही प्रश्न आता है कि पूर्व की ओर कौन कौन से देश आते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बांग्लादेश भी आ जाता है, फिर यहाँ पे बर्मा यानी कि म्यांमार, ठीक है। उसके बाद से मतलब पुराना नाम है ये, और उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे थाईलैंड, उसके बाद से देखते हैं कि लाओस, फिर कंबोडिया आता है, फिर वियतनाम आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जो वियतनाम है, वियतनाम का जो राजधानी है हनोई, और आप इसका जो देखते हैं बॉर्डर लाइंस को देखते हैं तो सबसे ज्यादा एक तरीके से इसका जो बॉर्डर लाइन है वो पूरा यहाँ पे साउथ चाइना सी को, पूर्वी क्षेत्र में इसका जितना बॉर्डर लाइन है वो सब साउथ चाइना सी को टच करता है, उससे जुड़ा हुआ है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। प्लस इसका जो आप उत्तरी क्षेत्र का जो ये बॉर्डर लाइन देखते हैं वो चीन से जुड़ा हुआ है। और हम लोग कहीं ना कहीं वियतनाम में भी हमारा जो जिस तरीके का संबंध है, व्यापारिक संबंध हो गया, रक्षा संबंध हो गया, और बहुपक्षीय जितने संबंध हो गए, आर्थिक संबंध हो गए, राजनीतिक संबंध हो गया, तो वो हम लोग किस किस तरीके से संबंध हमारे साथ यहाँ पे है उसको मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन हम लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं तो हमारे को हर चीज इसके बारे में जितना ज्यादा हो सके जो इम्पोर्टेंट है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसके उत्तरी क्षेत्र में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि चाइना है, और फिर यहाँ पे आप देखते हैं कि जो लाओस है, लाओस का पूरा ये पश्चिमी क्षेत्र, सॉरी मतलब वियतनाम का पश्चिमी क्षेत्र अगर आप देखते हैं बॉर्डर लाइन में तो पूरा टच करता है ये लाओस, ठीक है। और लाओस के बाद से आप देखेंगे कि कंबोडिया। तो अगर हम लोग ये देखें कि जो वियतनाम है, वियतनाम से 3 देश जुड़े हुए हैं उसके बॉर्डर से, एक तो हो गया चीन, दूसरा हो गया लाओस, और तीसरा हो गया कंबोडिया, ठीक है। और देखिए जो वियतनाम है, वियतनाम ये हम लोगों को, जैसे हम लोग 1947 में जिस तरीके से हम लोग आज़ाद हुए उसी तरीके से ये लोग थोड़ा सा वहां से 2 साल पहले 45 में ये लोग भी आज़ाद हुए थे, और ये फ्रांस के अधीन थे, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसा इतिहास है जिससे हम लोग ये भी पता चलता है कि हम लोग किस तरीके से जुड़े हुए हैं, है ना। ये सारी चीजें जो थोड़ा बहुत हम लोग को जानकारी रहता है तो काफी अच्छे से हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं। तो बाकी मैं और अच्छे से आपको बताऊंगा जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए अभी हम लोग सबसे पहले अब अपने टॉपिक पे आते हैं, और देखिए इसमें हम लोग आज पहले सबसे पहले हमारा मेन टॉपिक है, इसी से मैं आपको मेंस का भी अभी आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दूंगा, तो अच्छे से पूरा फोकस हो करके समझिए, ठीक है। देखिए जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021, ठीक है, ये अभी पारित हो चुका है। तो इसके बारे में न्यूज में है, ये 25 जुलाई को ये पारित हुआ। और इससे पहले अगर आप देखते हैं कि ये जो जैव विविधता संशोधन है, ठीक है, तो संशोधन है का क्या मतलब है कि इसको पहले एक अधिनियम बना हुआ था, फिर इसको संशोधन किया जा रहा है, उसमें कुछ चेंजेस किया जा रहा है। तो वो अधिनियम कौन सा है, तो वो अधिनियम है 2002 का, ठीक है, जैव विविधता विधेयक या फिर सॉरी अधिनियम 2002, ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो हम लोग आज इसके बारे में अच्छे से समझेंगे पूरा डिटेल्स में हर चीज को, इसका जितना पिछला बैकग्राउंड है सारी चीजों को हम लोग अच्छे समझने वाले। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि जैव विविधता, ठीक है, इस वर्ड का अगर हम लोग मीनिंग सोचें नॉर्मली साधारण भाषा में तो हम लोग पहले इसको समझना चाहिए कि जैव विविधता क्या होता है। देखिए यहाँ पे जैव विविधता या जैविक विविधता जो है, जैविक या जैव, ठीक है, इससे हम लोग क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, जितने भी ये जीव जंतु हैं, जितने भी ये हमारे पास प्राकृतिक हमारे पर्यावरण जितने भी पेड़ पौधे हर चीज, ठीक है, उसमें सम्मिलित हैं। विविधता का क्या मतलब है, विविधता का मतलब है हर एक अलग अलग प्रकार के, हर कोई देखिए हर जीव जंतु पेड़ पौधे सभी अलग अलग प्रकार के हैं, है ना। तो इस तरीके से ये लोग मिल करके बनते हैं जैव विविधता, ठीक है। और इन सब का अपना अपना एक वातावरण में, पर्यावरण में इन सब का एक इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। तो जिस क्षेत्र में इनकी अधिकता होती है उस क्षेत्र को हम लोग बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन करके रखते हैं, क्योंकि देखिए ये लोग हमारे लिए बल्कि पूरे मतलब एक तरीके से प्रकृति के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी का भी मैं इससे पहले भी बताया था कि हर एक जीव का अपना अपना एक महत्व होता है, पेड़ पौधे हर चीज का अपना एक महत्व होता है।
वो यदि प्रकृति से गायब हुए तो हम लोग को बहुत ज़्यादा फिर एक श्रृंखला जो है वो बिगड़ते चला जाता है। फिर लगातार जो जीव जंतु से लेकर के हम खुद इंसान भी उसमें फिर एक परेशानी झेलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका भी संरक्षण भी किया जाता है। तो फिर हम लोग अब क्या लेकर के आते हैं, इसी के लिए हम लोग फिर एक्ट लेकर के आते हैं। तो हम लोग अभी एक्ट लेकर के आए जैव विविधता संशोधन विधेयक। इससे पहले हम लोग लेकर के आए थे जैव विविधता अधिनियम 2002। फिर इसमें लगा हम लोगों को कि कोई चीजें ऐसे हैं जो चेंज करना चाहिए, तो फिर हम लोग इसको इसमें किए संशोधन। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि संशोधन क्यों किया गया। उसके बाद से फिर हम लोग इसके बैकग्राउंड में जाएंगे, इसके बारे में देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज था। एकदम क्लियर, बस आप लोग लगातार बने रहिए, एकदम फोकस रखिए, बस मैं आपको पूरा हर चीज को क्लियर करूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या ऐसा क्या कारण था, क्यों ऐसा आवश्यकता हुआ कि हम लोग इसको संशोधन करने के लिए सोचे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये लगभग 20 साल का लगभग ये हो गया। तो 20 साल से कोई भी ऐसा जो अधिनियम है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा रहता ही है। उस समय की स्थिति के अनुसार से अधिनियम बना हुआ था। अभी 2023 हो गया, तो कहीं ना कहीं इतने सालों में कुछ ना कुछ और आवश्यकताएं उसमें होंगी, जरूरत पड़ा होगा उस समय जो है उस अधिनियम में वो रूल नहीं होगा, है ना। तो इसलिए अब हम लोग को उसमें चेंजेस करना पड़ा। दूसरा, जनजातियों और कमजोर समुदायों को औषधीय वन उत्पादों से आय प्राप्ति के लिए भी इसमें एक संशोधन किया गया, ताकि उनको भी हर एक तरीके से लाभ मिल सके। ये सब कॉन्सेप्ट को लेकर के भी इसमें बदलाव करने का, ये जो भी चीजें लिखी हुई है ना हम लोग उसी हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा हम लोग कोई भी बातें अलग से भावुक होकर के नहीं बोल सकते हैं। सरकार के द्वारा जो नियम है, जो अधिनियम है, जो अधिनियम में जो लिखा गया हम लोग को उसी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, पीछे का उद्देश्य आप भी जानेंगे, मैं भी जानूंगा, हर कोई जानता है, लेकिन हम लोगों को जो वहाँ लिखा है वही है ना, उसी को तो हम लोग बोल सकते हैं। जो नहीं लिखा है उसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो आप उसी तरीके से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप देखिए आगे, पारंपरिक भारतीय चिकित्सकों, बीज उद्योग, शोधकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए। तो इस तरीके से ये लोग को भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, जैसे कि अभी हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो पेटेंट वगैरह का भी अब सुविधा इसमें लेकर के आया गया है। शोधकर्ताओं को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन था, तो इनके लिए भी बहुत सारे ऐसे इसमें थोड़ा सा इनको एक तरीके से फ्रीडम दिया गया है कि ये लोग अच्छे से शोध कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ ये चेंजेस करने के लिए जो है ये इसमें मतलब ये जो संशोधन है ये लेकर के आया गया। ठीक है, और पारित भी हो गया है। तो अब हम लोग इसको और अच्छे से एक एक चीजों को समझेंगे। देखिए मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए, दोनों के लिए जरूरी है। देखिए हम लोग का अगर आप मेंस का देखते हैं तो सामान्य अध्ययन 2 जो है उसके अंतर्गत जितना सरकारी नीतियां हैं, हस्तक्षेप हैं, एक इस तरह के टॉपिक है, उसके अंतर्गत ये आ जाता है। अगर आप सामान्य अध्ययन 3 में देखते हैं तो इसमें पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, वृद्धि एवं विकास। ठीक है, तो इस तरीके के जो इसमें पॉइंट है, यानी कि सामान्य अध्ययन 3 से भी ये संबंधित है और 2 से भी संबंधित है, और पर्यावरण से संबंधित है। मतलब हमेशा आप याद रखेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है। ठीक है, तो ये आवश्यकता हम लोग इसको समझे कि क्या आवश्यकता है, आवश्यकता। और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज ऐसी हैं। देखिए जैव विविधता अधिनियम 2002 का कुछ राज्यों ने गलत फायदा उठाया। जैसे झारखंड ने सभी आरा मिलों को यह कहते हुए बंद कर दिया कि ये जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं ये अधिनियम 2002 आपको पहले ही बताया था, यहाँ भी मैं हर चीज बताऊंगा, पूरा बैकग्राउंड हर चीज को क्लियर करके बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आवश्यकता क्यों पड़ी मैं अभी इसको बता रहा हूँ, तो उसको अच्छे से आप समझिए। यहाँ पे क्या हुआ कि अब जैव विविधता ये अधिनियम 2002 इन सब में क्या है कि अगर आपको कोई भी चीजें, कोई भी ऐसे सेंसिटिव जोन जो है उसमें अगर वो बना हुआ है, चाहे कोई भी ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप उसका जैव विविधता का हम लोग का एक संरक्षण किया गया, वहाँ उस वातावरण का संरक्षण किया जा रहा है, तो उस जगह पे आप इस तरीके की कोई भी आरा मिल, इस तरीके की चीजें जो है वहां पे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जहां पे लग रहा था कि नॉर्मली वहां पे आरा मिल का मतलब क्या होता है, जितने भी वो लकड़ी उकड़ी जो काटते हैं ना और जो फर्नीचर वगैरह का कार्य करते हैं, उन सभी उस तरीके का होता है ये। तो वहां पे ये चीज लगा हुआ था, तो उन लोगों ने ये बोला कि ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम के अंतर्गत ये बात कही गई है कि जहां भी पर्यावरण से संबंधित कोई भी ऐसा इश्यू होगा वहां पे ये मिल वगैरह ये सब चीजें नहीं लगाया जा सकता।
तो फिर वहां झारखंड की सरकार क्या की, उसको बंद करवा दी, है ना। लेकिन रियल में क्या सच में वहां पे उस तरीके का वायलेशन हो रहा था? कहीं ना कहीं तो ये सब चीजों को लगाना पड़ेगा ना। समाज हम सब के लिए आर्थिक व्यवस्था में भी ये सारी चीजें पे डिपेंड करता ही है ना। अब फर्नीचर वगैरह फिर कैसे बनेगा, फिर हम लोग उसका उपयोग कैसे कर पाएंगे? तो हर चीज को हम लोग को मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो हो सकता है कि उस जगह पे उस तरीके का जो है एक तरीके से पॉल्यूशन ना हो रहा हो, है ना। लेकिन फिर भी क्या है कि इस अधिनियम को, मतलब एक तरीके से इस अधिनियम का वो मतलब सपोर्ट लेकर के जो है सरकार यहाँ आरा मिलों को बंद करवा दी। तो एक मामला इस तरीके का हुआ। फिर छत्तीसगढ़ में यहाँ पे अचानक कोयले को एक जैव विविधता उत्पाद माना गया, तो ये सब इसी अधिनियम के अंतर्गत। फिर फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों को जैव विविधता अधिनियम के तहत परेशान किया जा रहा था। तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं ये जो विधेयक है, इस विधेयक में चेंजेस लाने को प्रेरित कर रही थी। ठीक है, अब क्लियर हुआ कि हम लोग अब क्यों चेंज करेंगे, ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब इसी प्रॉब्लम को सुधार करेंगे हम लोग इसमें, इस विधेयक में। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से पहले जाएंगे बैकग्राउंड में। हम लोग तो अभी समझे कि करंट में क्यों है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, लेकिन हम लोग इससे पहले जाएंगे कि हम लोग ये जो जैव विविधता अधिनियम 2002 है ये कैसे बना, उसको भी तो समझना पड़ेगा ना। तब तो हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या चेंजेस हुआ। और चेंजेस हम लोग को समझ में ही नहीं आएगा जब हम लोग इसको पहले इसके पिछला चीज ये चीजों को नहीं पढ़ेंगे, तो है ना। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। देखिए अभी 1992 की बात है। ठीक है, 1992 की बात है, समझिएगा। उस समय यहाँ पे ये रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, जैव विविधता अभिसमय हुआ। ठीक है, 1992 में रियो डी जेनेरियो में जैव विविधता अभिसमय हुआ। मतलब जैव विविधता मैं बता चुका हूँ, जैव विविधता क्या है। तो इसको किस तरीके से इसका संरक्षण किया जाए, प्लस संरक्षण के साथ साथ किस तरीके से इसका सतत उपयोग भी किया जाए। ठीक है, मतलब उसको हम लोग को उपयोग भी करना जरूरी है। अब जब हमारे प्रकृति से हम लोग जुड़े हुए हैं, हमारे को हर चीज प्रकृति से चाहिए, तो हम लोग उसका यूज तो करेंगे ही, है ना। लेकिन यूज ऐसे करें कि हम लोगों का जो पर्यावरण है, जो जैव विविधता है, जो हमारे पर्यावरण हमारे प्रकृति के लिए जरूरी है, वो भी सस्टेन रहे, वो भी बना रहे, और हम लोग उसका यूज भी करें। और यूज करें तो हम सब एक साथ सभी लोग मिल करके उसका उपयोग करें। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे जो रियो डी जेनेरियो है, वहां पे ये सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, आगे देखिए, सीबीडी पहला व्यापक वैश्विक समझौता है जिसमें जैव विविधता से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया। तो जैव विविधता से संबंधित जो भी चीजें थी, इसमें सारी बातें इसमें की गई। ठीक है, आगे देखिए, इसमें आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होते हुए विश्व के पारिस्थितिकी आधारों को बनाए रखने हेतु प्रतिबद्धताएं निर्धारित की गई हैं। सीबीडी में पक्षकार रूप से विश्व के 196 देश इसमें शामिल है। ठीक है, जिसमें भारत भी एक पक्षकार है। ठीक है, और इसके 3 लक्ष्य हैं। बस इतना, एकदम छोटा सा और अच्छे से जानना जरूरी है मेन चीजें। तो इसका लक्ष्य 3 है। क्या क्या है? जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग, आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों में उचित और समान भागीदारी। अब जैव विविधता के बारे में आपको माइंड में अपने माइंडसेट में एकदम क्लियर कट क्या क्या रखना है कि ये 1992 में इस तरीके का कुछ चीजों को याद रखिए। 1992 में रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन हुआ था, जैव विविधता अभिसमय का। ठीक है, इसमें दूसरा चीज, इसमें भारत भी एक पक्षकार देश था। ठीक है, तीसरा इसका लक्ष्य है जैव विविधता का संरक्षण के साथ साथ सतत उपयोग और आनुवांशिक संसाधनों का उसके उपयोग से प्राप्त होने वाले जितने भी लाभ हैं उन सभी को समान भागीदारी करना, मतलब समान रूप से हर कोई उसका उपयोग कर सके, उचित और समान भागीदारी उसमें।
बस ये 3 पॉइंट को माइंड में सीक्वेंस रख लीजिए। जो व्यवहारिक जैसे समझाना था मैं आपको समझा दिया। आपको माइंड सेट में एकदम अपने क्लियर कट टू द पॉइंट क्या क्या बैठा है ना उसको क्लियर कर लिए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए यहाँ से आपको एक प्रश्न है बना हुआ है जैव विविधता अभिसमय से, तो हम लोग उसको प्रश्न को अब बीच में एक बार सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा माइंड क्लियर होगा फिर इससे। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2023 में यहाँ से प्रश्न बना है। मैं आपको बहुत ज़्यादा फोर्सफुली ये सारी चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारे यूपीएससी का बहुत ज़्यादा फेवरेट इधर का ये जो एक चैप्टर होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट का। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए यहाँ पे एक पहला यहाँ पे कि भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्य को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी है। जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो नगोया प्रोटोकॉल है, जो जैव विविधता हम लोगों ने पढ़ा, वो क्या नगोया प्रोटोकॉल को भी फॉलो करता है, कहीं उसी के तरीके से उद्देश्य यहाँ भी है क्या, उसको फुलफिल करता है क्या, ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। और दूसरा चीज इसमें यही पूछना चाह रहा है यहाँ पे कि सहभागिता की निर्धारित करते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे करते हैं। नगोया प्रोटोकॉल हम लोगों को नहीं पता है कि क्या सच में इससे संबंधित है, तो अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ बता दूं कि ये आपको ये सारी चीजें मैं इसलिए लेकर के आता हूँ ताकि आप पैटर्न को समझे कि हम लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे सही है, दोनों ऑप्शन सही है और इसका आंसर है सी, ठीक है। हो गया। हम लोग नगोया प्रोटोकॉल नहीं जान रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा नगोया प्रोटोकॉल जानेंगे क्योंकि हम लोग जैव विविधता अभिसमय पढ़ रहे हैं, जैव विविधता के बारे में समझ रहे हैं, तो हम लोग को उसके बैकग्राउंड से कुछ भी ऐसी चीजें आती हैं उससे जुड़ी हुई, तो हम लोग उसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। जैसे कि हम लोग जैव विविधता को 3 पॉइंट में समझे, उसी तरीके से हम लोग नगोया प्रोटोकॉल को भी थोड़ा सा बेसिक चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। तो नगोया प्रोटोकॉल जो है ये हम लोग अभी जो सीबीडी पढ़े, ठीक है, जो जैव विविधता अभिसमय जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के अंतर्गत, ठीक है, उसी के अंतर्गत 10वां बैठक है ये। कुछ समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे लेकर के चलूंगा तब समझ में आएगा। हम लोग ये बनाए सबसे पहले 1992 में, ठीक है। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है ना, मैं इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे वजह से आप लोगों को कम से कम ये चीज तो एक बार क्लियर हो जाए तो लगे कि हाँ मतलब हम लोग पढ़े हैं आज, ऐसा फील होना चाहिए आप लोग को। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कई बार हम लोगों को लगता है ना कि क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कॉप मीटिंग, कॉप 10, कॉप 11, क्या क्या ऐसा नाम, इतना सारा नाम है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस चीज को अभी जितना है मैं उतने को कम से कम क्लियर कर सकूं, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे ये बना, ये देखिए आप, ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीबीडी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग जैव विविधता अभिसमय भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इंग्लिश हिंदी सब याद रखेंगे तो सीबीडी बना, ठीक है। अब याद रखिएगा मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा उसको। सीबीडी बना, सीबीडी कब बना? 1992 में, ठीक है, 1992 में बना। ये सीबीडी जब बनता है, कोई भी ऐसा संगठन बनता है तो उसका एक थिंक टैंक बनता है, थिंक टैंक उसका बनता है, मतलब कुछ लोग उसके हेड होते हैं। हर एक संगठन के कुछ लोग हेड होते हैं ना, हर कोई तो उसमें उस तरीके से प्लानिंग नहीं कर पाएगा, तो कुछ लोग उसमें से हेड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 10 लोग हेड, ठीक है। तो ये 10 लोग जो क्या करते हैं, हर साल चाहे अपने प्लानिंग के हिसाब से अपना मीटिंग करते हैं, ठीक है। वहां पे फिर सब कोई आता है, ये लोग प्लानिंग करके रखते हैं कि इस साल क्या प्लानिंग करना है जैव विविधता से संबंधित। तो जब ये पहली बार मिलते हैं तब यहाँ पे बोला जाता है COP1, ठीक है। इस तरीके से अब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये फुल फॉर्म हुआ कॉप, ठीक है। तो एक बार मिले इन्हीं को बोला जाता है, इन्हीं का नाम हम लोग इस तरीके से रख देते हैं कॉप,
तो कॉप 1 पहली बार मिलते हैं, कॉप 1 दूसरी बार जब से ये बना उससे फिर दूसरी बार मिलते हैं तो कॉप 2, ऐसे करते करते COP हुआ 10। ठीक है, उस 10 में, ठीक है, वो जो कॉप 10 था उसका आयोजन हुआ 2010 में। कहाँ पे हुआ? तो हुआ जापान के नगोया में। ठीक है, नगोया वहाँ का शहर है, तो वहाँ पे हुआ। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे, अब ये कॉप 10 तो नाम है ही है उस जगह का, मतलब वो कॉन्फ्रेंस का, लेकिन हम लोग एक और नाम वहाँ से रख दिए कि हम लोग इसका नाम रखेंगे नगोया प्रोटोकॉल, क्योंकि वो एक तरीके से प्रोटोकॉल था, मतलब उस समय जो भी बात हुआ उसको थोड़ा गंभीरता से लेना है, तो वो हो गया प्रोटोकॉल। और हम लोग जिस जगह पे इसको निर्णय लिए उसका इसलिए ऐतिहासिक तरीके से याद रहेगा बोल करके वहां पे एक नाम वहां जोड़ देते हैं, नगोया। तो इसलिए हम लोग उसको नगोया प्रोटोकॉल कहते हैं, लेकिन रियल में वो क्या है, ये जो अभिसमय है, जो CBD है, इसी का कॉप 10 है, मतलब इसी का 10वां बैठक से निकला हुआ वो चीज है। ठीक है ना, तो वो क्लियर हुआ, अलग चीज नहीं है, इसी का वो एक 10वां जो बैठक हुआ था उसी को ये निकल के आया, नगोया प्रोटोकॉल। क्लियर है? चलिए, कमेंट करके एक बार बोल देना, इतना कंजूसी मत करना। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आएगा तो मैं कुछ और कोशिश करूंगा ना। ठीक है, और समझ में आएगा तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे तो नगोया प्रोटोकॉल ये समझ में आ गया हम लोग को कि 2010 में क्या हुआ, नगोया जापान का एक जगह है, वहां पे 10 मतलब ये कॉप 10, ठीक है, COP का बैठक हुआ। ठीक है, तो फिर वहां पे जो है ये लोग बैठे और बैठने के बाद से वहां कुछ बड़ा लंबा चौड़ा एक प्लानिंग की। ठीक है, क्या प्लानिंग किए? 2011 से लेकर के 2020 तक के लिए जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना बनाए, और ये इस तरीके से बनाने के बाद से यहाँ पे एक 20 मतलब एक विषय बनाए, वो लोग विषय का एक बनाए कि हाँ भाई ये काम इसमें ऐसे से करना है। वो हो गया 20 लाइन में उसका मतलब लिखे कि हम लोग को ये काम करना है। ठीक है, एकदम साधारण भाषा में बता रहा हूँ। तो ये जो 20 लाइन में लिखे, फिर इसका अलग से नाम रखिए यहाँ पे EIC जैव विविधता, ये लक्ष्य इसका रख दिया गया यहाँ पे। तो एक और नाम यहाँ से निकल के आया, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। हम लोग अगर इस पूरे को देखें तो हम लोग इसको कहते हैं नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, तो नगोया प्रोटोकॉल में मेन बात क्या हुआ हम लोग को ये समझना है। ये तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा था, अब आते हैं मेन पॉइंट में। तो देखिए मेन पॉइंट क्या था, नगोया प्रोटोकॉल को आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत बंटवारा मुख्य रूप से यही मेन केंद्र में था, और इसी को लेकर के सारी बातें हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। अब यहाँ पे प्रश्न आया हुआ है, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वहां से नहीं, बाहर से प्रश्न, मतलब थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चन आया। नहीं, हम लोग उस समय भी अगर पढ़ेंगे ना तो इस तरीके से अगर पढ़े होते तो हमारा ये आंसर बन जाता। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नगोया प्रोटोकॉल के उद्देश्य को हासिल करने के लिए एक प्रमुख कुंजी है। ठीक है, तो नगोया प्रोटोकॉल को लेकर के चल रहे हैं। नगोया प्रोटोकॉल में क्या बोला गया, जो भी संसाधन है, ठीक है, उनका उचित और मतलब समान रूप से भागीदारी होना चाहिए। CBD अभिसमय, इसमें भी वही बात को बोला गया है कि जितने भी संसाधन है उनका एक मतलब सतत रूप से फिर समान रूप से भागीदारी होना चाहिए। ठीक है, तो अब भारत के कॉन्सेप्ट में आएंगे कि भारत का जो जैव विविधता जो हम लोगों ने प्रबंधन समितियां मतलब जो हम लोग बनाए हैं अभी, तो वो भी सेम इसी को फॉलो कर रही है। अगर जैव विविधता से रिलेटेड कुछ भी संरक्षण वगैरह कुछ भी अगर उसको बढ़ावा देगी तो कहीं ना कहीं वो इसी के अंतर्गत आ जाएगा, है ना, क्योंकि उसका संरक्षण भी करेगी, सतत उपयोग भी करेगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये बात को बोला जा रहा है, इस तरीके से ये वर्ड है, तो हम लोग इसको समझ गए हैं। ये आंसर सही हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा, मतलब दोनों का उद्देश्य एक ही है, वो कहने का मतलब यही था। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा नीचे देखिए यहाँ पे,
तब क्या होता है, फिर भारत में सीबीडी के प्रावधानों को प्रभावी बनाने हेतु वर्ष 2002 में जैविक विविधता अधिनियम फिर यहाँ पे अधिनियमित किया जाता है। तो हम लोग ऐसी जैसी कहानी शुरू होता है उसी तरीके से बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए आए हैं, है ना। तो उसी तरीके से हम लोग देखें कि अब 2002 का जब समय आया तब हम लोगों ने यहाँ पे फिर इसी जो सीबीडी जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, इससे हम लोग प्रभावित होकर के फिर हम लोग 2002 में ये हम लोगों ने लेकर के आए, ये अधिनियम लेकर के आए। ठीक है, ये अधिनियम क्यों लेकर के आए, क्योंकि ये जितना भी हम लोग देख रहे हैं इनका जो लक्ष्य निर्धारण हुआ है ये तो 2010 की बात है, ये तो नगोया प्रोटोकॉल अलग मैटर है। ये जो हम लोग देख रहे हैं जैव विविधता अभिसमय के अंतर्गत जो बना और ये 3 लक्ष्य रखा गया कि जैव विविधता का संरक्षण, सतत उपयोग और समान सभी में उचित भागीदारी। तो इसी को हम लोग भी इसी का लक्ष्य लेकर के हम लोगों को भी अपने अपने देश के लेवल पे कुछ ना कुछ कानून बनाना था, तभी तो हम लोग भी उसमें सहयोग कर पाएंगे ना। तो फिर हम लोगों ने फिर ये कानून बनाया, ये अधिनियम बनाया। ठीक है, अब हम लोग अपने अधिनियम में क्या क्या उसमें जरूरी चीजें रखें, अब हम लोग उसको देखते हैं। तो जैव विविधता अधिनियम 2002, ठीक है, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। क्लियर है, एकदम लाइन टू लाइन सीक्वेंस से समझ में आ रहा है, क्योंकि बीच में ऐसे आधा अधूरा पढ़ने से नहीं समझ में आता है, तो इसलिए मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एकदम सीक्वेंस में पढ़ाऊँ, अच्छे समझ में आए। एक एक बार समझना है किसी चीज को, फिर वो हमेशा लाइफ टाइम आपके काम आता है। ठीक है, तो पूरा फोकस से होकर के समझिए, लास्ट में भी इससे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो देखिए आगे हम लोग जैव विविधता अधिनियम 2002 अब इसको लेकर के आए, तो हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या खास बातें हैं। ठीक है, जैव विविधता के संरक्षण और इसके घटकों के सतत उपयोग, जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्याय संगत साझाकरण। ये अब देखिए यहाँ पे जो बातें कही जा रही हैं ये आपको सीबीडी से मैच कर रहा है ना। ठीक है, जैव विविधता अभी समय से मैच कर रहा है, तो वही वहां पे भी वो क्वेश्चन में भी वही बोला जा रहा था। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल हो चाहे सीबीडी हो, सब एक ही रूल को फॉलो कर रहे हैं, सभी एक ही लक्ष्य को मतलब टारगेट करके रखे हैं, और हमारा ये जो अधिनियम है ये भी इसी को टारगेट करके रखा है, इसी पे काम कर रहा है। तो अब इसको पूरा करने के लिए और क्या क्या इसमें प्रावधान किया गया। यह अधिनियम किसी भी व्यक्ति या संगठन को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से पूर्वानुमोदन के बिना उसके अनुसंधान या वाणिज्यिक उपयोग के लिए भारत में होने वाले किसी भी जैविक संसाधन को प्राप्त करने से रोकता है। मतलब यहाँ पे अब ये है कि ये जो अब अधिनियम बनाया गया ना, तो इस अधिनियम में क्या बोला गया कि ये जो जैव विविधता है जिसका हम लोग संरक्षण कर रहे हैं, उसमें कोई भी हो, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे संगठन हो, ठीक है, वो पहले उसमें किसी भी प्रकार का अगर वहां से कोई भी ऐसी वहां पे अगर अनुसंधान करता है, चाहे कुछ भी चीज वहां का उपयोग करता है, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस अधिनियम के अनुसार संगठन बना है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इससे उसको पहले पूछना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें एक ये सबसे बड़ा बदलाव था, इसलिए हम लोग थोड़ा सा उसको ध्यान में रखेंगे। बहुत सारी चेंजेस की गई लेकिन हम लोग अभी खास करके इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद से इसी अधिनियम के अंतर्गत 3 प्राधिकरण अलग अलग से बनाए गए। क्या क्या, राष्ट्रीय जैव प्राधिकरण, ठीक है, जिसको NBA शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। उसके बाद से फिर आया राज्य जैव विविधता बोर्ड, फिर आया जैव विविधता प्रबंधन समितियां। तो ये 3 अलग अलग से फिर संगठन बनाए गए, जो कि ये जैसे कि ये नेशनल लेवल पे काम करता है, राज्य लेवल पे, ये स्थानीय लेवल पे। ठीक है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत ये भी चीजें बनाई गई। ठीक है ना। तो अब ये जो मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट बताया, इसमें से अब आपको क्या क्या माइंडसेट में अरेंज करके रखना है, 3 चीज याद रखना है। पहला कि जो ये जैव विविधता अधिनियम है वो CBD जैव विविधता अभिसमय का लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक तरीके से ये भी क्या है, उसी कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है। पहला,
दूसरा, चाहे वो व्यक्ति हो, संगठन हो, जैव विविधता के अंतर्गत अगर उसका उपयोग करना चाहता है तो उसको एनबीए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से उसको पहले पूछना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा मैं क्या कुछ बोलने वाला था क्या? हाँ हाँ, तीसरा ये भी है। तीसरा ये है कि हम लोगों को इसी अधिनियम के अंतर्गत हम लोगों ने एनबीए ठीक है, और बीबीएस यानी कि राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समितियां, इस जो संगठन है, ये प्राधिकरण है, इसको हम लोग इसी अधिनियम के अंतर्गत बनाए हैं, जैव विविधता अधिनियम 2002। ठीक है, ये 3 पॉइंट माइंड में रखना है। ठीक है, अब हम लोग जैव विविधता अधिनियम 2002 को भी अच्छे समझ गए। अब हम लोग चलते हैं कि उसमें चेंजेस कैसे किया जा रहा है। देखिए, आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत कम चीजें हैं। देखिए, जब हम लोग अभी 2023 में आज हम लोग जब इसका संशोधन हुआ है तब हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उसमें क्या क्या संशोधन कर रहे हैं, तो हम लोग को वहां से भी पता चल जाए कि जिस चीज में संशोधन कर रहे हैं तो पहले कहीं ना कहीं इसमें ऐड हुआ था। तो मैं आपको अभी वो भी बता दूंगा और बाकी चीजें और भी बता दूंगा, अभी वो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। कभी भी कोई भी चीज का कमी नहीं है यहाँ पे। देखिए, आपको यहाँ से एक प्रश्न आया हुआ है जैव विविधता में, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा सीरियसली इसको फोकस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो 2019 में यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत सरकार औषधि के पारंपरिक ज्ञान को दवा कंपनी के द्वारा पेटेंट कराने से कैसे बचा रही है। देखिए, क्या है ना कि ये जो पेटेंट जो 2002 ये जो ये 2002 का अधिनियम है ना, ये पेटेंट वगैरह हर चीज पे काफी कड़े तरीके से कानून बना करके, जो कानून है ये मतलब इस पे कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, लेकिन अब जो संशोधन हुआ है ना, उस संशोधन को हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब काफी कुछ ऐसा है जिसमें मतलब एक तरीके से जो ये अधिनियम है इससे आगे बढ़ करके अब पेटेंट देने के बारे में भी सोचा जा रहा है। बहुत सारी चीजें उसमें बदलाव की जा रही हैं, तो हम लोग जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम लोग का फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लग गया। तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, अब है जैव विविधता संशोधन विधेयक। ठीक है, हम लोग 2002 का देख लिए, तो अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि अब क्या क्या चेंजेस किया गया है। तो देखिए, ये जो विधेयक है ये जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन करेगा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट 1 नंबर याद रखेंगे। फिर संशोधनों में पारंपरिक शब्द, ठीक है, ये पारंपरिक शब्द जो है, पारंपरिक ज्ञान, इस शब्द को जो है को भी शामिल कर लिया गया है, किया गया है। ये छोटा सा शब्द केवल नहीं है, इसमें बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है, किया गया है, जिसके तहत भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के चिकित्सकों सहित उपयोगकर्ताओं को भी लाभ प्राप्ति हेतु छूट दी गई है। यहाँ पे उनको एक यहाँ पे लाभ प्राप्त होगा, जैसे कि क्या क्या बोला गया है, पारंपरिक ज्ञान। अब इस शब्द को शामिल करने का मतलब ये है कि हम लोग अब हमारे जैव विविधता के अंतर्गत हमारे जीव जंतु, हमारे पेड़ पौधे, जितने चीजें हैं, हम लोग अब उसके ज्ञान को अर्जन करने के लिए भी हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वर्ड है जो हम लोग को कितना फ्रीडम दे दिया ना। तो ये पहला चेंजेस। ठीक है, दूसरा, विधेयक में विदेशी कंपनी की परिभाषा को कंपनी अधिनियम 2013, जो 2013 का कंपनी अधिनियम है, इसके अंतर्गत कौन सी कंपनी कंपनी है, कौन सी कंपनी, मतलब एक कंपनियों का पूरा परिभाषा उसमें दिया गया है। तो ये अब क्या बोला जा रहा है, इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया है कि इस विधेयक में विदेशी कंपनी की परिभाषा को कंपनी अधिनियम 2013 में ही मतलब दी गई परिभाषा के साथ जोड़ दिया गया है। मतलब अब वो भी उसी के अंतर्गत परिभाषित हो रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनियां वाणिज्यिक उपयोग और पेटेंट प्राप्त करने के लिए एनबीए के नियमित ढांचे के तहत आती हैं। अब यहां से हम लोग को एक चीज और समझ में आया कि अगर कोई भी चीज एनबीए से अलग है, 2002 अधिनियम जो है उसके अंतर्गत, मतलब यहाँ पे ये भी एक संशोधन किया गया ना इसमें, कि पहले विदेशी कंपनियां जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं इस अधिनियम के अंतर्गत हम उनको
एक रिस्ट्रिक्शन लगा करके रखते थे, लेकिन अब संशोधन के बाद से अब क्या हो गया कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो भी कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत आ गई। मतलब इससे ये भी समझ में आ रहा है कि जो ये विधेयक है जैव विविधता अधिनियम 2002, हम लोग इसके अनुसार कंपनियों का जो परिभाषा लेकर के आते थे वो कंपनी अधिनियम 2013 को ही लेकर के आते थे, उसी से फॉलो करते थे, है ना। तो अब इसको भी उसमें डाल दिया गया है चेंजेस करके, तो ये एक चेंजेस है। और ये चेंजेस जो है वो 2002 में नहीं था। मैं समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपसे प्रश्न केवल पूछ लिया गया सबसे पहले कि 2002 अधिनियम में क्या क्या ऐसी बातें लिखी गई हैं, आप 2002 अधिनियम को पढ़े ही नहीं हो, आप पढ़े हो 2021 का ये जो संशोधन विधेयक इसको, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप 2002 का भी समझ लो कि आप उसका आंसर लिख सकते हो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कैसे, यहाँ पे आप पहला लिखो कि 2002 में पारंपरिक ज्ञान शब्द का सम्मेलन मतलब उसमें नहीं था, सम्मिलित नहीं था। अब जैसे एनबीए की बातें की जा रही हैं तो पक्का है कि एनबीए क्या है, पहले उसमें बनाया गया होगा, तो एक राष्ट्रीय प्राधिकरण भी बनाया गया था उसमें। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनियों की परिभाषा उसमें मतलब कंपनी अधिनियम उसमें परिभाषा ही है, उसी को मतलब फॉलो करके जो है हम लोग जितने भी ये कंपनी अगर आते थे उस समय तो हम लोग उनको अलाउ करते थे इसमें कुछ भी ऐसे कार्य करने के लिए। समझ में आया? मतलब आपको यही चीज रहेगा, 2021 का ही ये विधेयक रहेगा, लेकिन इसके अंतर्गत भी दोनों बातें शामिल हैं। 2002 को भी आप अच्छे समझ सकते हैं इसमें और इसको भी समझ सकते हैं, है ना। चेंजेस क्या वो भी आपको सामने क्लियर दिख रहा है और पहले क्या था वो भी दिख रहा है, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। दोनों को उस हिसाब से दोनों को मैनेज करके रखिए दिमाग में ताकि आपको याद रहे अच्छे से। फिर प्रश्न किसी भी तरीके से पूछता है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। आपसे पूछा कि कंपेयर करना है तो आप जैसे मैं आपको ये चीजें जो जो बताया उसी को फिर से लिख दो कंपेयर करके कि पहले ये था अभी ये पहले ये नहीं था तो अभी इसको जोड़ा गया है, पहले ये नहीं था अभी ये है, पहले ये था अभी ये नहीं है, ऐसा कुछ भी, है ना। जो है मतलब कुछ भी नहीं, मतलब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कंपेयर कर लो, उसको तुलना कर लो। इसलिए मैं आपको इस तरीके से हर तरीके से सोच करके मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर तरीके से सोचना जरूरी है, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जितने लोग भी आईएएस की तैयारी करने के बाद से जब वो लोग क्लियर कर लेते हैं और जब उनका फिर जितना न्यूज वाले और ये सब लोग जो है कोचिंग वाले सब बुलाते हैं कि आप कुछ अपना ज्ञान की बातें बताइए कि आप कैसे जो है इस एग्जाम को निकाल लिए हैं, तब आप वहां पे देखेंगे कि अगर आप गौर किए होंगे ध्यान दिए होंगे तो आप ज्यादातर लोगों को ये सुनेंगे कि हम लोग बहुत अच्छे से मेंस का तैयारी करते हैं, फिर जब प्रीलिम्स का समय 2-3 महीने 4 महीने जो भी इस टाइप से समय आता है तो हम लोग थोड़ा सा एक नज़र हल्के से देखते हैं और लगातार फिर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, खाली प्रैक्टिस करते हैं, जितने सॉल्व कर सकें प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन रियल में आपको एक चीज अंदर की बात आपको नहीं पता है। मैं जो अभी तक समझा हूँ, आप लोग बहुत लोग सहमत होंगे कि नहीं होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन जो सही लगा है मुझे मैं वो बता रहा हूँ कि वो लोग ऐसे पढ़ाई करते हैं जो मैं आज आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ ना वो लोग ऐसे पढ़ते हैं। आपको मैं हर चीज एक जगह पे एक ही वीडियो में उस तरीके से नहीं बता सकता मैं, ठीक है। लेकिन जो जो चीजें मेरे को सामने अलग लग रहा है कि यहाँ बताना चाहिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो लोग ऐसा पढ़ाई करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर यहाँ से प्रीलिम्स में प्रश्न आया, हम लोग जैसे अभी पढ़े हैं वैसे आप अगर पढ़ लिए इसको, अगर यहाँ से प्रीलिम्स में प्रश्न आया तो क्या आप नहीं बना पाएंगे? अगर आप मेंस में यहाँ से प्रश्न आया तो क्या आप नहीं बना पाएंगे? आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों को बना लेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो लोग बैकग्राउंड की बातें नहीं बताते हैं, वो लोग या फिर हो सकता है उस समय हर एक बात हर कोई एक जगह पे एक ही साथ नहीं बोल सकता है तो लोग नहीं बोल पाते होंगे, लेकिन रियल में मेंस की तैयारी करने का मतलब ही यही है कि वो लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों। अब इसी चीज से आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनना है, इसी के कॉन्सेप्ट से आपको मेंस में क्वेश्चन बनना है, मेंस में आपको लिखना है, तो क्या अंतर है? ज्यादा अंतर तो नहीं है।
कुछ कुछ चीजें ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम लोग थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए देख लेते हैं, लेकिन रियल में अगर आप किसी चीज को मेंस के तरीके से पढ़ते हैं तो आपको प्रीलिम्स में कभी भी किसी भी हालत में आपको वो चीज गलत नहीं होता है, बहुत अच्छे से उसको बनाते हैं। प्लस सबसे मेन चीज, उसको लगातार वो लोग टेस्ट देते हैं, लगातार टेस्ट सीरीज दे करके और अच्छे से क्लियरेंस कर लेते हैं उसको, समझ रहे हैं। तो ऐसा अगर आपको पूरा फोकस तरीके से आप भी चाह रहे हैं, दिल से कर रहे हैं अगर अपने लक्ष्य की तैयारी, आपको वहां तक रियल में जाना है, अपना लक्ष्य प्राप्त करना है ना, तो ये टाल मटोल वाला कोई काम अब नहीं करना है, आप छोड़ दो उसको, ठीक है। और ना इस तरीके का मतलब एक लॉजिकल तरीके का थिंकिंग रहना चाहिए, जितना स्मार्ट वर्क कर सको, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग मेंस की तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हैं साथ में, है ना। तो इसलिए मैं हर एक डायमेंशन से आपको सोचने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आप केवल इतना याद किए और इसी में आप क्या किए, मेंस का भी तैयारी हो गया, प्रीलिम्स का भी तैयारी हो गया। मैं यहाँ पे ये भी आपको बताया कि आप दोनों को कंपेयर करके कैसे लिख सकते हैं। मैं आपको ये भी बताया कि विधेयक 2021 का है, लेकिन आप 2002 का अधिनियम है वो भी आप इसके थ्रू याद रख सकते हैं। तो उस चीज को आपको अप्लाई करते रहना है, हर जगह पे उसको समझना है, तभी आप मेरा 1 घंटा अपना पूरा समय दे करके आप मेरे साथ जुड़े हैं, तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये हम लोग को इतना तक समझ गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। विधेयक में भारत में नियमित या पंजीकृत कंपनी, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार विदेशी कंपनी है, वो भी भारतीय कंपनियों का बराबर माना जाएगा, है ना। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब 2013 का जो कंपनी अधिनियम है, पहले इसमें परिभाषा था अलग अलग कंपनियों का, लेकिन अब उसको मर्ज कर दिया गया, विदेशी कंपनी भी उसी परिभाषा के अंतर्गत आ रहे हैं, तो अब दोनों बराबर ही होंगे, है ना। तो अब ऐसा कुछ कर दिया गया है। ये सब के पीछे का बैकग्राउंड क्या है? पीछे का बैकग्राउंड ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि हमारे देश में अब विदेशी कंपनियां भी आए, और मतलब एक तरीके से इकोनॉमिकली भी हम लोग लाभ चाह रहे हैं यहाँ पे, है ना। पेटेंट वगैरह को लेकर के भी हम लोग इसमें संशोधन कर रहे हैं, तो वो सब चीजें भी हैं। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त घरेलू कंपनियों को जैव विविधता बोर्डों की अनुमति के बिना भी जैव विविधता का उपयोग करने की अनुमति होगी। अब क्या कर सकते हैं लोग, जैसे पहले आप वहां पे पढ़े 2002 में कि एनबीए की अनुमति लेना जरूरी था, यहाँ पे वो लोग अब बोल रहे हैं कि ऐसा जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज और है, यहाँ पे क्या है कि घरेलू लोग हैं, घरेलू कंपनी है, लेकिन संसाधनों के अनुसार केवल विदेशी जो नियंत्रित कंपनियां हैं ना, उनको अनुमति की आवश्यकता होगी, उनको अनुमति लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन घरेलू पहले क्या है, सबको लेना पड़ता था, अभी घरेलू कंपनी जो रहेंगे उनको लेना नहीं पड़ेगा, विदेशी जो कंपनी आएंगे उनको लेना पड़ेगा। देखिए ये जो कंपेयर जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सब चीजें ही हम लोग को प्रीलिम्स में इस तरीके से प्रश्न बनते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समय ज्यादा हो जाएगा लग रहा है मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए हम लोग बार बार इस चीज को इतना मतलब वो से दिल से फ्लो में नहीं समझते हैं, तो बीच बीच में कभी थोड़ा बहुत समय अगर लेट हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप अच्छे समझ जाएंगे ना, तो आपको हमेशा केवल रिवाइज करना पड़ेगा, देखते के साथ आपको सारी चीज याद आ जाएगा। तो एक बार बस फोकस के साथ समझिए हर चीज को। चलिए आगे देखते हैं और क्या संशोधन किया गया जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 में। इस विधेयक में उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का भी प्रावधान रखा गया, मतलब प्रस्ताव है, ठीक है। और उल्लंघनकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की एनबीए की शक्ति को वापस ले लिया गया है। इससे हम लोग को क्या समझ में आया, 2002 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम में एनबीए को ये शक्ति थी कि वो एफआईआर कर सकता है अगर कहीं उसको उल्लंघन का जो है मामला अगर पता चला तो, है ना। अगर विधेयक के अंतर्गत यहाँ पे जैसे ये चेंजेस किया गया, तो कहीं ना कहीं उसमें था तभी इसको चेंज किया गया, ठीक है। तो पहले क्या था, एनबीए को ये शक्ति था कि वो एफआईआर दर्ज कर सकता है, उसको लगा कि ये जो 2002 का नियम है इसमें कोई इसका उल्लंघन कर रहा है, तो वो एफआईआर कर सकता था। लेकिन अब वो क्या है, अब ऐसा नहीं कर पाएगा। चलिए आगे, जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 पंजीकृत आयुष चिकित्सा
चिकित्सकों को जैविक संसाधनों तक पहुंचने से पहले जैव विविधता बोर्डों की सूचित करने से छूट देता है। मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर जितने भी इस तरीके की आयुर्वेदिक वाली जितने भी कंपनियां हैं, ठीक है, वो लोग जब संसाधनों का उपयोग करने के लिए जाएंगे, उसका परीक्षण, उस पर शोध करने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो जाने से पहले उनको जैव विविधता बोर्ड से पूछना पड़ेगा, एनबीए से पूछना पड़ेगा, सहमति उनसे लेनी पड़ेगी, उनको एक बार बताना पड़ेगा कि हम लोग जा रहे हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब कोई जरूरत नहीं, अब जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। आगे हम लोग अभी देखेंगे इसका नेगेटिव प्रॉब्लम भी देखेंगे यहाँ पे, लेकिन हम लोग को अभी जो पढ़ना है, तो इसका मतलब हम लोग को ये समझ में आया कि 2002 के अधिनियम में पूछ करके जाना पड़ता था, है ना। अभी हम लोग उससे छूट प्राप्त हो गया है। आगे देखिए, विधेयक के तहत कई प्रकार के अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाता है और उनके स्थान पर मौद्रिक दंड का भी यहाँ पे प्रावधान करता है। ठीक है, सारी बातें आपको क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये विधेयक जितने हैं वो क्लियर हो गए। अब आलोचना थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि लोग उसका आलोचना भी कर रहे हैं ये अधिनियम का, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। आगे चल करके हमारे इन्वायरमेंट में भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारे एक जो जैव विविधता है, जिस तरीके से उसकी प्रकृति बनी हुई है, उसमें भी बहुत ज्यादा उसका एक दोहन भी हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कि आलोचक लोग क्या क्या कहते हैं, उसको हम लोग ध्यान रखेंगे ताकि हम लोग उसका आंसर राइटिंग करें तो हम लोग अच्छे से समझ सकें उसको। देखिए, विधेयक के संशोधित प्रावधानों से नियंत्रित व्यवसायीकरण हो सकता है, अनियंत्रित व्यवसायीकरण हो सकता है और पारंपरिक ज्ञान रखने वाले स्थानीय समुदायों को लाभ से वंचित किया जा सकता है। तो ये एक आलोचक इस तरीके से बोल रहे हैं उसको लेकर के। अभी जो संशोधन हुआ है उसका ये लोग आलोचना कर रहे हैं। पर्यावरण संगठनों ने जैव चोरी की संभावना के बारे में भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि संशोधन उद्योग के पक्ष में है और स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझा करने पर स्पष्टता का अभाव है। तो अब कहीं ना कहीं ये जो संशोधन है वो धीरे धीरे क्या है, बिजनेस तरीके से हो गया है, ये बताया जा रहा है। यहाँ पे एक उद्योग की ओर आगे बढ़ रहा है, इस तरीके से बताया जा रहा है। संशोधन आयुष, मतलब ये जिसमें इसमें ये लोग आते हैं, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथी को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। इससे जैव चोरी का मार्ग प्रशस्त होगा। संसाधनों से आयुष निर्माण कंपनियों को एनबीए से अनुमोदन की आवश्यकता से छूट मिल जाएगी। तो मैं बताया था आपको कि अब ये लोग को पूछना नहीं पड़ेगा। विधेयक में पारंपरिक ज्ञान को परिभाषित नहीं किया गया है, ये भी एक बातें हैं। पारंपरिक ज्ञान को अब इसमें परिभाषा नहीं किया गया कि पारंपरिक ज्ञान क्या है, मतलब इसका कहाँ तक सीमित ही नहीं है इसका मतलब, है ना। चलिए आगे और देखते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक दवाएं बनाई जाती हैं, लेकिन पंचायतों को कोई लाभ नहीं दिया जाता। उड़ीसा भी यही आरोप लगा रहे हैं, उड़ीसा के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। लाभ की परिभाषा में पारंपरिक ज्ञान को बाहर करना किसानों, वनस्पतियों और संरक्षकों के हित के लिए भी हानिकारक है। तो इस तरीके से लोग आलोचना कर रहे हैं इसकी। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं हम लोग कि इसका अब जैसे ये अधिनियम क्या है, अब 2002 का अधिनियम खत्म हो गया, उसके जगह पे अब ये आ गया है, अब ये पास भी हो गया, तो अब ये विधेयक हो गया। अब विधेयक, अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आगे। आलोचक लोग आलोचना कर दिए कि उसमें क्या क्या गलत होगा क्या, लेकिन अब उसका रियल इफेक्ट क्या पड़ेगा उसको भी हम लोग 2-4 लाइन में समझते हैं। इससे आयुष औषधि उद्योग में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और उपचार की भारतीय प्रणालियों में उपयोग की जाने वाली दवाएं लोकप्रिय होंगी, जिससे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, देश में बेहतर रोजगार अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा यह राष्ट्रीय हित से समझौता किए बिना अनुसंधान, पेटेंट और वाणिज्यिक उपयोग सहित जैविक संसाधनों की श्रृंखला में अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा। भारतीय कंपनियां अब केवल खुद को पंजीकृत करके
उत्पादों का निर्माण कर सकती हैं। तो इस तरीके से इसमें बातें की जा रही हैं। ठीक है, प्रभाव भी हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक प्रश्न है, उस प्रश्न को, ये प्रश्न है तो इस प्रश्न का हम लोग को आंसर देना है। किस तरीके से देख सकते हैं, देखिए प्रीलिम्स का प्रश्न है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD 1992 को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है। दूसरा, जैव विविधता अधिनियम 2000 में लागू हुआ था। संशोधनों से आयुष निर्माण कंपनियां NBA से अनुमोदन की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ पे अब किस तरीके से बोली जा रही है, तो इसमें क्या लग रहा है, हम लोग अभी अभी जस्ट पढ़े हैं, इसका कोई रोल नहीं है उसमें, क्योंकि अब NBA से वो लोग को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब ये गलत हुआ। प्लस जैव विविधता अधिनियम 2000 में लागू हुआ था, हम लोग तो 2002 पढ़ ही रहे हैं लगातार, तो ये भी गलत हो गया। और देखिए ये जो बातें हैं ये तो है ही है ना, ये तो शुरू से ही जुड़ा ही हुआ है उससे कि उसी चीज को करना है, संसाधनों का सतत उपयोग करना है, समान रूप से उसका हर किसी को उसका लाभ प्राप्त हो, इसके लिए फिर हमारे जैव विविधता को बचा करके रखना है। तो यही सारी चीजें उसी के अंतर्गत आती हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं केवल एक कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, अब यहाँ पे है आपका प्रैक्टिस मेंस का, जो आप आंसर राइटिंग करेंगे, ये आप यहाँ से आंसर राइटिंग करेंगे और आप सबको करना है। और टेलीग्राम चैनल केलो IAS एकेडमी जाकर के लिखिए और उसमें ज्वाइन कीजिए और आंसर राइटिंग करके उसका एक फोटो खींच करके आप उस ग्रुप में भेजिए। और आप लोग खुद बाकी लोगों का भी रिव्यू करके वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। सभी के लिए कमेंट वहाँ पे ओपन है, आप जा करके वहाँ कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए आज का एक प्रश्न, अगर आप लोग, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि आप लोग अगर सच में सीरियस होकर के आप लोग ये सारी चीजें इस तरीके से आंसर राइटिंग करेंगे तो ही मैं इस तरीके से प्रश्न ले करके भी आऊंगा ना। तो आप लोग भी उतना इंटरेस्ट दिखाएंगे तभी तो मैं मेहनत करूंगा ना, उस तरीके से मेहनत करने में अच्छा लगेगा। तो आप लोग के लिए ये बहुत एक अच्छा अवसर है कि आप लोग हर दिन एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप लोग करेंगे तो मैं बिल्कुल वहां आप लोगों के साथ हूं। मैं आप लोगों के लिए हर रोज एक प्रश्न लेकर के आऊंगा। देखिए आज का प्रश्न क्या है, जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 विविधता, ठीक है, विविधता संशोधन विधेयक, ये थोड़ा सा ये यहाँ पे आ जाएगा। जैव विविधता संशोधन विधेयक 2002 से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है, तथा यह भारतीय जैव विविधता को किस प्रकार संवर्धित और संरक्षित करेगा, टिप्पणी कीजिए। एक बार फिर से बोल देता हूं, जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 जैव विविधता संशोधन विधेयक 2002 से किस प्रकार भिन्न है, कैसे, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और ये जो है, ये जो जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 है, ये भारतीय जैव विविधता को किस प्रकार से संवर्धित करेगा, संरक्षित करेगा, इसको बताना है। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर आप लोग अच्छे से अपने हिसाब से सोच करके पूरा फ्री हैं, लिखिए। ठीक है, जितना जैसे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से समझ गए हैं, एक बार लिख करके देखिए। नहीं होता है तो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख करके लिखिए, लेकिन आप धीरे से शुरुआत कीजिए। अगर आप लोग, जो लोग नहीं किए होंगे और जो लोग कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल आप लोग इसका आंसर लिख करके ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है, अगर कोई समस्या होता है तो आप ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं जा करके। अब हम लोग दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक, उसके ऊपर आ रहे हैं। हम लोग इसको पढ़ेंगे, संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था। मैं एक बार समय देखता हूं, लगता है बहुत ज्यादा समय हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, आज समय होगा लगभग 2 घंटे का हो सकता है वीडियो, लेकिन हम लोग फिर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसको। संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये अभी न्यूज में है। ये न्यूज में क्यों है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि वे सभी प्रभावशाली रणनीतियां जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता को प्रभावी ढंग से न्यूनतम कर सकती हैं, अपशिष्ट को कम कर सकती हैं और सतत संवहनीय डिजाइन अभ्यासों को प्रोत्साहित कर सकती हैं, सतत विकास सुनिश्चित करने और सतत विकास लक्ष्यों को साकार करने के सामूहिक वैश्विक प्रयास
में संसाधन उपयोग को आर्थिक विकास से पृथक करना महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। टेक टेक मैक डिस्पोज से रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकलिंग मॉडल की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता को चिन्हित करते हुए भारत ने G20 फोरम में विचार विमर्श करने के लिए 3 मुख्य विषयों में से एक के रूप में संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी है। तो G20 से संबंधित ये चीजें हैं और ये एक आर्टिकल है, ठीक है, द हिंदू का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से प्रीलिम्स और मेंस का प्रश्न भी बना हुआ है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। अच्छे से इसको समझिए, पूरा ध्यान से इसको समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। और देखिए ये सामान्य अध्ययन पेपर, ये सामान्य अध्ययन 2 से, ठीक है, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, और सामान्य अध्ययन 3 से पर्यावरण, प्रदूषण और गिरावट, वृद्धि और विकास से संबंधित है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसलिए ध्यान रखेंगे, पर्यावरण से संबंधित है। और पर्यावरण का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ये कि बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है, समझ लो आप। हम लोग फ्यूचर में इसका बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, तो ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये वर्ड को समझिए कि संसाधन दक्षता क्या है और चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है। तो देखिए सबसे पहले संसाधन दक्षता, इसको एकदम नॉर्मल व्यवहारिक तरीके से समझते हैं कि संसाधन दक्षता का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, एकदम व्यवहारिक तरीके से समझेंगे कि हमारे पास अगर कोई चीज है, कोई वस्तु है, प्राकृतिक कोई भी ऐसा चीज है, प्रकृति के द्वारा मिला हुआ चीज है, हम लोग उस चीज को, इस सीमित चीज को हम लोग हमारे अंदर कितना ज्यादा क्वालिटी है, हम कितने एबल हैं कि हम इसका बेस्ट यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग लगातार इसका यूज कर सकें और इसको ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा सकें। मतलब सीमित संसाधन में अधिक से अधिक उसका लाभ उठाना, ये होता है संसाधन दक्षता, ठीक है। मतलब आप अगर किसी भी संसाधन सीमित है आपके पास, फिर भी उसका बहुत अच्छा उसका उपयोग कर सकते हो, उसका लाभ उठा सकते हो, ठीक है। तो वो होता है हमारे पास संसाधन दक्षता, उसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होता है? चक्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब है, एक एग्जाम्पल से समझिए इसको। अभी किसान क्या करते हैं, किसान का अभी बहुत सारा ऐसा चीज है, जैसे कि देखिए वो लोग फसल उगाते हैं, ठीक है। फसल उगाने के बाद से फसल का बिक्री करते हैं, ठीक है। और फसल का कटाई वगैरह करने के बाद से जो फसल का जितना भी वेस्टेज बचता है, उस वेस्टेज को क्या करते हैं वो लोग, उस वेस्टेज को वो लोग फिर से कंपोस्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। पारंपरिक रूप से खाद बनाते हैं, एक जगह पे उसको रख करके, उसको सड़ा करके कुछ समय तक, फिर उसको खेत में छींट करके उसका एक क्या बनाते हैं, एक तरीके से उसके लिए फिर से वो खाद बना दिए। तो उनको अलग से भी एक खाद बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी, वो लोग उसका यूज कर लिए, फिर से वहाँ पे अपना फसल उगाए, अगली बार फिर से वहाँ खेती किए, फिर उसका बचा, फिर उसको वैसे ही किए। मतलब क्या हो रहा है, लगातार उस साइकिल में चल रहा है ना। तो उससे क्या हो रहा है, लगातार उनको लाभ भी मिल रहा है, संसाधन जो है उन संसाधनों का वो लोग यूज भी कर रहे हैं, उससे वो लोग अपने आप को, अपना कमाई भी कर रहे हैं, अपने आप को एक इकोनॉमिकली मजबूत कर रहे हैं। कोई भी ऐसा वेस्टेज चीजें नहीं हो रही है, पर्यावरण को कोई परेशानी नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, पर्यावरण में किसी भी प्रकार से प्रदूषण नहीं हो रहा है। हम लोग ऐसे बहुत सारी चीजें अभी लेकर के आ रहे हैं, जिसमें क्या करते हैं कि उसका यूज करते हैं, उसका यूज कर लेते हैं, फिर से उसको रिसाइकल करते हैं, फिर से उसको बनाते हैं, फिर से वो मार्केट में आता है, फिर से खरीदते हैं, फिर से उसका यूज करते हैं, फिर वो रिसाइकल होने जाता है, ये चलते रहता है। तो ये स्थिति को हम लोग बोलते हैं चक्रीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ने लिखने की भाषा में समझते हैं। देखिए भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए चार प्राथमिक क्षेत्रों को अपनाया है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, हमेशा आपको काम आएगा, हर जगह पे काम आएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं एक एक चीज आपको इसमें से समझाऊंगा, ठीक है, कि इस इस्पात क्षेत्र में चक्रीयता किस तरीके से हम लोग इसके लिए कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि हम लोग इस बेस पे काम करेंगे। तो हम लोग को इसको समझना है कि अगर इस चीज को हम लोग फॉलो करते हैं तो कैसे हम लोग, हमारे को क्या लाभ हो सकता है। दूसरा यहाँ पे विस्तारित उत्पाद उत्तरदायित्व, ठीक है, यानी कि EPR एक्सटेंडेड, और ये
प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्या है, हम लोग इससे हम लोग को क्या लाभ होगा, हम लोग कैसे अर्थव्यवस्था में चक्रीय अर्थव्यवस्था को लेके आ सकते हैं, ये कैसे उसको करने में हमारी मदद करेगा। चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था ये क्या है और इसका क्या लाभ होगा हमारे ऊपर। फिर एक औद्योगिक नेतृत्व वाली संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन की स्थापना करना, इसमें चौथा नंबर पे ये है। तीन ये कॉन्सेप्ट है, इन तीनों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो G20 समुदाय के भीतर संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था रणनीतियों को अब अधिकाधिक महत्व से देखा जा रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ये संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा चक्रीय अर्थव्यवस्था को और अच्छे से थोड़ा समझते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। देखिए, चक्रीय अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादों को स्थायित्व, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के लिए अभिकल्पित किया जाता है, और इस प्रकार लगभग हर चीज का पुनः उपयोग, पुनः निर्माण, कच्चे माल के रूप में पुनर्चक्रण किया जाता है अथवा ऊर्जा स्रोत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसको ये एक अवधारणा है 6R, ठीक है। तो इसके बेस पे हम लोग जो है इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं ये चक्रीय अर्थव्यवस्था को, जिसमें देखिए रिड्यूस, सामग्री के उपयोग को कम करना, पहला ये है। दूसरा रीयूज, पुनः उपयोग, किसी भी वस्तु को हम लोग क्या करेंगे, उसको पुनः उपयोग कर सकते हैं। तीसरा रिसाइकल, पुनर्चक्रण, किसी चीज का उपयोग किए, वेस्टेज हो गया, उसको फिर से हम लोग क्या किए, उसको फिर से पुनर्चक्रण करने के लिए उसको भेज दिए हम लोग, ठीक है। चौथा रिफर्बिशमेंट, पुनर्निर्माण, उसका हम लोग क्या किए, उसके लिए हम लोग भेजे। फिर रिकवर, फिर से उसको क्या किए, अब उसको जिस तरीके से उसको सही शेप में लाना है उसको हम लोग उस तरीके से किए, है ना, उसके लिए। और रिपेयरिंग, वही मरम्मत करना, उस तरीके से उसको लेकर के आए। तो ये जो 6 पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी पे हम लोग पूरा काम करेंगे अभी आगे चल करके, और हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे इन्वायरमेंट को बेहतर रखने के लिए, हमारे संसाधन जो अभी सीमित हैं, जिनका उपयोग करते करते अब हम लोग ऐसा स्थिति आ गया कि अब लगभग हमारे पास संसाधनों की कमी होती जा रही है। तो हम लोग उसका जो है उस संसाधन को अब यूज करना कम करें, और हमारे पास जो संसाधन है उसी का हम लोग लगातार बेहतर तरीके से यूज करते रहें। तो उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं। पूरा वर्ल्ड इस लेवल पे इस कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ने पर विचार कर रहा है, और ये हमारे अर्थव्यवस्था, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे पूरे प्रकृति के लिए बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अभी हम लोग जितना चर्चा करने वाले हैं इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि ये जो काम है इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग को अच्छे से समझना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला जो है हम लोग को जो समझना है कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताया ये वाला, ठीक है, इस्पात क्षेत्र से चक्रीयता और ये विस्तारित उत्पाद उत्तरदायित्व क्या है, और चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था, इसको हम लोग को समझना है, ठीक है। तो हम लोग पहले थोड़ा सा इसको भी देखेंगे कि जो हमारी जो चक्रीय अर्थव्यवस्था है ना उसकी आवश्यकता क्यों है। उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा क्या है, आवश्यकता किसी चीज की हम लोग को पता चलता है ना, जितना जिस चीज की आवश्यकता है हम लोग उस पर उतना ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं और उस पर उतना फोकस रखते हैं। तो हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि हम लोगों को कितनी आवश्यकता है इसकी। तो हम लोग पहले इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था विशिष्ट अपशिष्ट को न्यूनतम और उपयोगिता को अधिकतम करने पर केंद्रित है, तथा एक ऐसे उत्पाद मॉडल का यहाँ पे आह्वान करती है जो अधिकतम मूल्य या महत्व को बनाए रखने के लिए लक्षित हो, ताकि एक ऐसे तंत्र का निर्माण हो सके जो संवहनीयता, दीर्घ जीवन, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देती हो। यद्यपि भारत में हमेशा से पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग की संस्कृति रही है, इसकी तीव्र आर्थिक वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के परिदृश्य में इसके लिए एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाना अधिक अनिवार्य हो गया है। इस तरीके की इसमें बातें की जा रही है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि हम लोगों का लगातार हम लोग क्यों जरूरी है। मैं आपको तो बताए हूँ, लेकिन हम लोग फिर भी उसकी आवश्यकता को थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे समझ रहे थे। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि जो इस्पात के क्षेत्र में अगर चक्रीय अर्थव्यवस्था
को हम लोग करें, हम लोग उसका उपयोग करें, हम लोग वहां पे उस चीज को लागू करें, तो उसके लिए उसका क्या महत्व होगा। ठीक है, देखिए इस्पात के क्षेत्र में मैं आपको पहले पढ़ाया था कि इस्पात जो ऐसा इंडस्ट्री है जिससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, तो अगर हम लोग उसके लिए कुछ अच्छा उपाय करें तो कहीं ना कहीं जो है हमारा इस्पात का निर्माण भी होगा, उसका पुनर्चक्रण अच्छे से यूज भी हो जाएगा, हम लोग सारी चीजें सफलतापूर्वक हर चीज करेंगे, लेकिन पॉल्यूशन कम होने लगेगा, है ना। प्लस इस्पात से संबंधित जितने मटेरियल्स है उनका भी यूज कम होने लगेगा, है ना। उनका जो जिस तरीके से हम लोग दोहन करते हैं उस तरीके से दोहन नहीं करेंगे, थोड़ा कम करेंगे। तो उसी के बारे में हम लोग को यहाँ पे समझना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस्पात निर्माण, विनिर्माण, परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक मूलभूत निर्माण सामग्री है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाओं का विकास होता है, इस्पात की मांग बढ़ती जाती है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र के कुल उत्सर्जन के लगभग 7% भाग में लोहे और इस्पात उत्पादन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं 7% जो है उत्सर्जन, यानी कि पर्यावरण जो पॉल्यूशन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, पर्यावरण प्रदूषण, वो जो है यहाँ पे 7% केवल इसी की भागीदारी है। सोच लो, इतने सारी चीजें हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जो है इसका प्रभाव है, ये पॉल्यूशन में इसका 7% तक भागीदारी है। तो कहीं ना कहीं इसका हम लोग अगर अच्छे से यूज करें तो 7% अगर कम हो रहा है तो बहुत ज्यादा जो है पॉल्यूशन हमारे एक प्रकृति के अंतर्गत उसका कमी आएगा ना। आगे देखते हैं। पारंपरिक उत्पादन मॉडल उच्च संसाधन खपत और उत्सर्जन की ओर ले जाता है, जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण में योगदान करता है। चलिए आगे और देखते हैं कि अपशिष्ट उत्पादन को कम करना, इसमें भी इसका किस तरीके से इंपॉर्टेंस रहेगा कि चक्रीय प्रणाली का उद्देश्य संपूर्ण इस्पात उद्योग में अपशिष्ट उत्पादन को कम करना और उत्तरदायी अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना। देखिए समझ में आ रहा है ना, हम लोग चक्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देख रहे हैं कि इस्पात के क्षेत्र में अगर हम लोग चक्रीय अर्थव्यवस्था को लाएं तो वहां पे उसका क्या महत्व रहेगा, तो ये सारी चीजें उसमें होंगी, ये बोला जा रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत लगेगा, फिर भी ध्यान से समझना, ये एक बार समझोगे तो ये हमेशा काम आएगा ना। इस्पात क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण अपनाकर अपशिष्ट निपटान, ठीक है, और ये लैंड फिलिंग से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकते हैं। क्यों, ये जैसे ये क्या बोला जा रहा है कि अब जैसे इसका जितने भी अपशिष्ट चीजें हैं जो इस्पात से निकलती हैं, उसका हम लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, उसका रीयूज करेंगे, उसको फिर से बनाएंगे, इसका जितना भी जो भी चीजें हैं इसके लिए हम लोग ऐसा व्यवस्था करेंगे। चक्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब वही है कि जितने भी अपशिष्ट चीजें इससे बचेंगी उसका फिर से हम लोग यूज करेंगे, और उससे जो चीजें बन सकती है उसको हम लोग बनाएंगे और उसका यूज करेंगे। तो अब जैसे ये चीजें कहीं भी बाहर में ऐसे पड़ा रहता था, उसका यूज नहीं होता था, अब उस जगह पे वो खाली जगह हो गया वहां, और प्लस वो पर्यावरण में फैलता, अब वो नहीं फैलेगा, उसका यूज हो गया। तो ये एक महत्व है इसका, ये हम लोग का बेहतर हो सकता है। ठीक है, फिर सतत विकास लक्ष्य को बढ़ावा देने में ये काम आएगा। कैसे, चक्रीय इस्पात अर्थव्यवस्था से उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है यहाँ पे, और जलवायु कार्रवाई और सतत विकास के लिए साझेदारियों सहित संयुक्त राष्ट्र के कई सतत विकास लक्ष्य को भी प्राप्त करना आसान हो जाएगा इससे। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि उत्पादक उत्तरदायित्व, ये एक और कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे जो चक्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। अगर हम लोग इसको भी रखते हैं तो इसका कैसे महत्व रहेगा, देखिए पहले तो ये उत्पादक उत्तरदायित्व का मतलब समझिए। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि उत्तरदायित्व जो है, जो उत्पादक है उसको, जो उत्पादक है समझिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है, ये जो है ना, ये व्यक्ति जो है ये उत्पादन कर रहा है, ठीक है, ये प्रोडक्शन कर रहा है किसी भी सामान का, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना ईपीआर, इसका कहने का मतलब यही है कि जो उत्पादक होगा उसी को जिम्मेदारी है कि वो ऐसा प्रोडक्शन करे जिसका फिर से रीयूज किया जा सके। ठीक है, उसी की जिम्मेदारी है कि वो, जैसे कि मान के चलो, एकदम गजब का कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमी के दृष्टि से देखो आप, बिजनेस के पर्पज से देखो आप, चाहे आप इसको इन्वायरमेंट के दृष्टि से देखो,
तो ये बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है। आप एक बार अगर समझ जाओगे तो आपको भी फील होगा। मैं खुद इतना ज़्यादा मतलब जुड़ करके आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको समझ में आए, क्योंकि बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये चीज़ आपको समझ करके। देखिए क्या होता है कि जो व्यक्ति, ठीक है, जो 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 सामान बना रहे, एकदम देसी भाषा में समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो एक व्यक्ति जो है वो कंपनी है उसका, ठीक है, वो बाल्टी बनाया, ठीक है, वो एक बाल्टी बनाया, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये उसको ये बोलता है कि देखो भाई, आप बाल्टी को ऐसे बनाओ कि दोबारा फिर से इसका बाल्टी बन जाए। जब ये टूट उट जाए, कुछ हो जाए, तो फिर से ये बन जाए, जैसे कि अभी भी अब होता है वो सब चीज, ठीक है। तो फिर से बाल्टी बन जाए। दूसरा एक पॉइंट हो गया, ये जो है कॉन्सेप्ट ये बोलता है। दूसरा कॉन्सेप्ट फिर यही वो दूसरी बात बोलता है ये कॉन्सेप्ट कि देखो, आप कंपनी हो, आप ही की जिम्मेदारी है कि वो उसको ऐसा बनाओ कि वो टूटे, कुछ भी हो तो उसको फिर से बन जाए। लेकिन एक चीज और बोलता है कि आप ही का वो दूसरा चीज, आपको भी यही जिम्मेदारी है कि मैं जब ये टूट जाए, ये खराब हो जाए, ये वेस्ट हो जाए, तो मैं इसको कहाँ पे दूं। तो आपका जिम्मेदारी है कि आप इसके लिए एक मार्केट भी तैयार करो। ये कॉन्सेप्ट बोलता है ईपीआर। कंपनी की जिम्मेदारी ये बताता है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो ऐसा मटेरियल बना रहा है, उसका उसका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगा कि वो फिर से उसके पास वो माल पहुंच जाए और फिर से उसको बना ले और फिर से उसको मार्केट में भेज दे। तो तीसरा कॉन्सेप्ट में आता है कि चलो ठीक है, मेरा सामान तो ले लिए, मेरे को अब फिर से सामान लेना, फिर कैसे करूंगा। तो फिर से ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपको एक मार्केट भी तैयार करना पड़ेगा जहां से मैं ले सकूं, दे सकूं, सब कर सकूं। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, अगर ये कॉन्सेप्ट हम लोग चक्रीय अर्थव्यवस्था में लेकर के आए तो चक्रीय अर्थव्यवस्था में लाभ होगा कि नहीं होगा, उसका महत्व है, वो होगा कि नहीं, बढ़ेगा कि नहीं। तो हम लोग अब उसको पढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये एक ऐसी अवधारणा है जो उत्पादक को उनके उत्पादों के लिए, यहाँ पे पर्यावरणीय परिणामों के लिए मतलब आरंभ से लेकर के अंत तक जिम्मेदार ठहराती है। मतलब बनाने से लेकर उसके खराब होने तक पूरा जिम्मेदारी जो है, जो बनाया है व्यक्ति, जो सामान बनाने वाला व्यक्ति है, उसी के ऊपर है। ये कॉन्सेप्ट यही बोल रहा है। और इसका उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना, स्थानीय प्राधिकारों पर दबाव कम करना है, ठीक है। और जैसे कि अपशिष्ट प्रबंधन जो है, यहाँ पे इस चीज को समझना, ये कॉन्सेप्ट का बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि देखो, अब मैं बाल्टी लेके आता हूँ, ठीक है, बाल्टी है, अब बाल्टी को ही समझेंगे, मग जो भी है, जो जितना प्लास्टिक की चीजें हम लोग अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अब जब प्लास्टिक वगैरह कुछ होता है तो हम लोग उसको रिसाइकल के लिए बेच देते हैं। हम लोग अगर नहीं पता होगा तो ये चीज होता है रिसाइकल के लिए। तो अब क्या हुआ कि हम लोग जैसे इसको क्या किए, यूज करके फेंक दिए कहीं भी, वो कचरा इसी पड़ा है, कचरा हो ही रहा है। फिर क्या होता है, जो हर एक मतलब हमारे जिले के अंतर्गत, चाहे हमारे क्षेत्र के अंतर्गत, हमारे गांव के अंतर्गत कुछ लोग होते हैं या कुछ संस्था होती है, ठीक है, जहां जो कि ये पूरा कचरा जितना हम लोग फैलाए हैं, फेंके हैं, उन सब का प्रबंधन करती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीज नहीं रहता है, ये कंपनी का दबाव अगर नहीं रहेगा इसके ऊपर, हम लोग जो ये कॉन्सेप्ट है ये लागू नहीं होता है, नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, ऐसी स्थिति में इस कचरे का मैनेजमेंट करने के लिए जो स्थानीय, जो यहाँ पे अथॉरिटी है, उसी को प्रॉब्लम होगा, है ना। लेकिन अगर ये कंपनी अगर इस चीज का जिम्मेदारी ले लेगा तो फिर क्या होगा, ये जो स्थानीय वाला जो यहाँ प्राधिकरण है उसको थोड़ा हल्का हो जाएगा, भाई ये वाला काम वो कंपनी कर रहा है, तो इसको जो है बाकी वो काम कर पाएगा, है ना। और अच्छा भी है, क्यों, क्योंकि कंपनी के पास वही चीज पहुंचा है जो वो काम कर रहा है, जो उस चीज को बना रहा है, उसी को रिसाइकल करके फिर से बना देगा, तो उस अगले को भी आसानी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब। यह उत्पाद की कीमतों में पर्यावरणीय लागत को भी दर्शाता है और पर्यावरणीय अनुकूल उत्पादों को निर्माण को भी प्रेरित करता है, बिल्कुल कर रहा है ना। फिर आगे देखिए, मतलब कैसे कर रहा है, देखिए मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ, क्योंकि देखिए अगर हम लोग कुछ भी चीज को जो बना रहे हैं उसको, हम लोग को क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे पहले बोला गया है कि आप कुछ भी बनाओगे तो ऐसे बनाना कि इसको रिसाइकल कर दिया जाए, रिसाइकल हो सके। तो हम लोग कुछ भी करेंगे उसको रिसाइकल करेंगे तो कहीं ना कहीं वो पर्यावरण के अनुकूल हो रहा है ना, वो वेस्ट नहीं हो रहा है, पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचा रहा है, उसका फिर से हम लोग यूज कर ले रहे हैं,
पर्यावरण पे दबाव नहीं पड़ रहा है, पर्यावरण के संसाधनों का ज्यादा दोहन नहीं हो रहा है, तो पर्यावरण के अनुकूल हुआ ये। अब ईपीआर विभिन्न अपशिष्ट पर लागू होता है ये, जैसे कि प्लास्टिक अपशिष्ट हो गया, ई अपशिष्ट हो गया और बैटरी अपशिष्ट हो गया। तो ये सब चीजों को ये कॉन्सेप्ट जो है इसका यहाँ पे लागू होता है, ठीक है। और ई अपशिष्ट प्रबंधन हैंडलिंग नियम 2011 जो है वो भारत में पहली बार ईपीआर की अवधारणा को लेकर के आई थी। मतलब इस अधिनियम में कहीं ना कहीं इस अवधारणा को लेकर के आया गया था, लेकिन सरकार या फिर जो भी बोले वो कहीं ना कहीं इसके महत्व को, और ये मेरा क्लास शायद वो लोग नहीं किए होंगे तो इसलिए वो लोगों को समझ नहीं आया होगा। मजाक कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आए कि नहीं ये बताना। देखो मैं बहुत दिल से चाहता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आए, तभी मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। कितना समय हो गया, मैं कब से यहाँ बैठा हूँ, तो बैठा हूँ आपको इसको बताने के लिए, इस चीज को बना रहा हूँ तब से, और लगातार मैं अभी तक पता नहीं शायद 1.5 घंटा हो गया होगा, फिर भी मैं लगा हूँ, जबकि मैं थोड़ा सा पढ़ के निकल सकता हूँ इसको बता करके, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग को समझ में आना चाहिए, मेरा सबसे पहला मेरा जिम्मेदारी यही है। तो आप लोग जरूर एक बार बताइएगा कमेंट करके कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखिए आगे कि और ईपीआर से चक्रीयता को कैसे बढ़ावा मिल सकता है। तो अपनी विस्तारित जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उत्पादकों को ऐसे उत्पाद को डिजाइन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इसके थ्रू, इस ईपीआर के थ्रू का कॉन्सेप्ट बोला जा रहा है, ठीक है। कि जो टिकाऊ हो, मरम्मत योग्य हो, पुनः प्रयोज्य हो, पुनः उपयोग उसको किया जा सके। इको डिजाइन सिद्धांतों को यह सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत किया गया है कि उत्पादों का जीवन लंबा हो और कम अपशिष्ट उत्पन्न हो, ठीक है। ये पूरे कॉन्सेप्ट में यही बातें की जा रही हैं कि आपको जो आप कोई भी चीज ऐसा बनाओ जिसको हम लोग अच्छा हो, टिकाऊ भी हो, उसको अच्छे से फिर से यूज कर सकते हैं, फिर से वो अपने मार्केट में फिर से आपके पास चला जाए, फिर आप बना करके फिर से उसको भेज दो, ठीक है। तो ये वही बात कर रहा है, और ये लाइफ टाइम के लिए उस टाइप से चलता रहे, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जहां पे मैं बाल्टी बनाने के लिए हर बार प्लास्टिक का जो है लगातार उसका दोहन करता था, इस जिस जैसे भी उसको बनाया जाए उस हिसाब से दोहन ही कर रहा हूं मैं। अब क्या करूंगा, जितना मैं अभी तक दोहन किया, अब उतना ही में मेरे पास जितने प्लास्टिक बना करके भेजा था, जो बाल्टी बना करके भेजा था और अलग अलग चीजें बना करके भेजा था, वो लोग तो वापस फिर से मेरे को लेकर के दे रहे हैं। तो मैं अलग से प्लास्टिक के लिए प्रकृति का दोहन नहीं करूंगा, किसी भी चीज का दोहन नहीं करूंगा, मेरे पास जितना है मैं उसी को फिर से रिसाइकल कर करके बनाता रहूंगा, तो इस पे दबाव कम होगा। प्लास्टिक का ही बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बहुत सारा चीज है ना। तो ये तो एक समझाने का बात बोला ना मैं, इसीलिए। तो इससे क्या हुआ, प्रकृति को एक दबाव उसका कम हुआ, रिसोर्स जो है उसका जितना था उतना ही में हम लोग बहुत बेहतर यूज कर पाए, ठीक है। आगे और देखिए, निर्माता अपनी जिम्मेदारी के एक भाग के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रायः पुनर्चक्रण अवसंरचना को भी स्थापना और समर्थन करता है कि उसके जो उनके उत्पादों को उनके उपयोगी जीवन काल के अंत में प्रभावी ढंग से संग्रहित, वर्गीकृत और पुनर्चक्रित किया जाता है। वही बात मैं आपको जो बताया कि यहाँ पे कंपनी क्या है, एक प्लान करके रखता है कि ये कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कंपनी प्लान करके रखता है कि भाई मेरे को एक आज अलग से बाजार बनाना है, जहाँ पे मेरा जितना भी प्रोडक्ट जो है वो खराब हुआ, टूटा फूटा कुछ भी हुआ, तो उस जगह पे वो आ जाए, फिर वो व्यक्ति जो है दूसरा लेकर के चला जाए, फिर ये अपने जगह पे फिर जितना भी ऐसा लेकर के आ जाए, मैं इसका पुनर्चक्रण करूँ, फिर से इसको मार्केट में ले आऊं। देखिए, ईपीआर योजनाओं के लिए प्रायः आवश्यक होता है कि उत्पादक जो है टेक बैक और रिकवरी कार्यक्रमों की स्थापना करे, जहां उपभोक्ता उपयोग किए जा चुके उत्पादों को वापस कर सकते हैं। टेक बैक, ठीक है। फिर रिकवरी, मतलब लेके जाओ, लेके भी आ जाओ, और मतलब एक तरीके से कंपनी क्या चाह रही है कि आप उसको यूज कर लो, सारा चीज सामान खरीद के ले करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमारे को इसको सेल भी कर दो, फिर हम इसको यहाँ से ये संस्था हुआ रिकवरी कर लिया, इसको लेकर के चले गए। सारे कॉन्सेप्ट को मैं एक ही बार में आपको शायद समझा दिया हूँ, इसलिए भी चलिए समझा दिया हूँ मैं सबको, ठीक है। क्योंकि बार बार वही चीजें घूम फिर करके आ रही है ना,
कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ, बाकी सभी में एक ही बातें हैं। देखिए बाजार का सृजन करने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं बाजार का आपको बता चुका हूँ। देखिए लास्ट में ये जो ये कॉन्सेप्ट है ना ईपीआर, ये भी कहता है कि देखिए हम लोग अकेले ऐसा नहीं कर सकते। ये जो कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट केवल एक व्यक्ति से नहीं होगा। इसमें सरकार भी आएंगे, उद्योग भी आएंगे, जितने भी हितधारक लोग आएंगे सब आएंगे, एक साथ मिल करके उनके सहयोग पर ये निर्भर करेगा कि इसको किस तरीके से इसका मैनेजमेंट करना है। ठीक है, तभी जाकर के हम लोग चक्रीय अर्थव्यवस्था को अच्छे से इसका एक तरीके से उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट आता है चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था है ये। ठीक है, चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था। अब इसका लाभ कैसे होगा? अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं तो हम लोग इससे कैसे लाभ ले सकते हैं? ठीक है, थोड़ा सा और ज्यादा समय नहीं है, धैर्य रख करके आप भी समझिए, मैं भी साथ में लगा हूं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? चक्रीय किसका? जैव चक्रीय। यहाँ पे समझ रहे हैं, मतलब प्राकृतिक चीजें, जितने जैविक चीजें हैं ना, जैविक, उन सभी चीजों को अब यहाँ पे उसका कैसे हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। अब जैविक चीजों का मतलब उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग अभी देखे थे, जैसे मैं आपको फसल जो बताया था, उस फसल का हम लोग क्या किए, उस फसल को हम लोग कहीं वेस्ट कहीं नहीं फेंके, कहीं डंप नहीं किए, उसी का हम लोग क्या किए, खाद बनाए। खाद बना करके फिर अगले साल उसको यूज भी कर लिए, हमारा बिजनेस, हमारा फसल भी अच्छा हुआ। तो ये होता है जैव चक्रीयकरण, इसका उदाहरण है यहाँ पे। चलिए पढ़ के देखते हैं। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कमी आना, चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था, जैव आधारित उत्पादों और जैव ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए पादपों, शैवाल, कृषि अपशिष्ट जैसे नवीकरणीय जैविक संसाधनों पर निर्भर करती है, और जीवाश्म ईंधन के बजाय इन संसाधनों का उपयोग करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन शमन में मदद मिलती है। ठीक है, तो हम लोग को इसमें मदद मिलता है। समझ में आ गया? एक बार में सारी चीजें क्लियर हो गई कि जैव और चक्रीय क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। मतलब हम लोग जितना इस टाइप की जैविक चीजें रहेंगी उनको अब हम लोग चक्रीयकरण के द्वारा हम लोग कॉन्सेप्ट के थ्रू उसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो सारी बातें इसमें वही चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, देखिए इसमें भी वही है, बस आप लोग इसको पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि देखिए मैं क्या है कि मैं एक ही बार में उस तरीके से समझा दिया हूँ कि और मेरे को जरूरत नहीं फील हो रहा है कि मैं समझाऊं। ठीक है, तो देखिए इसमें भी जैसे कृषि, वानिकी, जैव आधारित उद्योग, अनुसंधान, ये सब क्या है, अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर के, इससे क्या होगा, रोजगार वगैरह भी सृजन होंगे इससे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ये बढ़ावा देता है, सामाजिक विकास में भी योगदान कर देगा ये, है ना। तो इस तरीके की चीजें हैं इसमें। ये अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लेते हैं तो ये सब हमारे को लाभ होगा। अनुसंधान का विकास, इसको भी प्रोत्साहित करेगा ये, तकनीकी प्रगति को भी बढ़ावा देता है ये। ठीक है, देखिए बायोमास से प्राप्त सतत जैव ऊर्जा विभिन्न अनुप्रयोगों में जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित करने में मदद कर सकता है। मतलब हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका लगातार अगर यूज कर रहे हैं, तो उसके जगह पे हम लोग अगर इस टाइप के सस्टेनेबल किसी चीज को अगर यूज करते हैं तो क्या हमारा हम लोग हमेशा उसका उपयोग कर पाएंगे, है ना। बाकी जो चीजें हमारे लिए महंगा है, हम लोग उसको उसके जगह पे इसको यूज कर सकते हैं, उसको प्रतिस्थापन कर सकते हैं, तो उसको हटा सकते हैं, उस जगह पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक लाभ है, इसका महत्व है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में भी ये मदद कर सकता है, बिल्कुल करेगा, है ना। देखिए आगे भारत सरकार जो है, यहाँ पर प्रधानमंत्री जीवन योजना, ये सब प्राकृतिक चीजों के लिए है। ठीक है, और ये गोवर्धन योजना, सतत योजना, ये सब देख रहे हैं आप, ये सब किस ओर दिख रहा है, प्राकृतिक जैव चीजों का यहाँ पे यूज करने के लिए, एक बढ़ावा देने के लिए। एक तरीके से कहीं ना कहीं ये ऐसा है कि हम लोग इन्वायरमेंट के अंतर्गत जो चीजें हमारे लिए सस्टेनेबल तरीके की हैं उनको हम लोग अच्छे से यूज करें, रीयूज करें, है ना। तो ये जो योजनाएं हैं सब उसी के कॉन्सेप्ट पर है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जैव ईंधन, बायोगैस, यहाँ पे कंपोस्ट अपनाने की दिशा में कार्य कर रही है। बेहतर खाद्य सुरक्षा, चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था कृषि अवशेषों और अपशिष्टों को खाद्य उत्पादन से हटाने के बजाय जैव आधारित उत्पादों के लिए फीड स्टॉक के रूप में
यहाँ पे उपयोग करने के माध्यम से बेहतर खाद्य सुरक्षा को भी यहाँ पे योगदान कर सकती है। ठीक है, तो ये भी सारी चीजें इसके अंतर्गत हो सकती हैं। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए। देखिए यहाँ से भी एक प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न क्या है? भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया था? मैं आपको अभी उस समय बताया था ना, विस्तारित उत्पादक दायित्व। ठीक है, मतलब मैं आपको एकदम आसानी भाषा में जो समझाया था कि जो व्यक्ति इस चीज को बनाएगा, वस्तु को बनाएगा, वही जिम्मेदार होगा। वही कॉन्सेप्ट को कब लेके आया गया था, और ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो मैं आपको उस समय याद होगा तो ई अपशिष्ट प्रबंधन हैंडलिंग नियम 2011 पहली बार इसी में ये कॉन्सेप्ट लेकर के आया था, मैं बता चुका हूँ आपको। तो यहीं से ये प्रश्न पूछा गया। अब बताइए, यहाँ प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा गया है ना, यहाँ से मेंस में भी प्रश्न बनता है। अब देखिए कि अब हम लोग वो चीज को समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भारत और वियतनाम संबंध, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, तुरंत पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। मेन चीजें हम लोग को समझना है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें जो है हम लोग देखेंगे कि सामान्य अध्ययन पेपर 2 के अंतर्गत जो सरकार की नीतियों और इससे जो हमारे भारत को प्रभावित करने वाली जितने भी ऐसे समझौते हैं जो देश हैं, उन सभी से भी प्रश्न यहाँ से बनता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि भारत ने वियतनाम को स्वदेशी निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण, ठीक है, तो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में INS कृपाण कहते हैं, इसको उपहार में दिया है। ठीक है, यह रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने तथा हिंद महासागर क्षेत्र में वियतनाम के पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने की भारत की एक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो अब ये ऐसा वहाँ पे जो है वियतनाम के साथ इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हम लोग का क्या संबंध है उसके साथ, है ना, हम लोग को समझना जरूरी है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत और वियतनाम का संबंध किस तरीके का है। कुछ चीजें बस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, बहुत ज्यादा कुछ और डिटेलिंग और कभी मैं बता दूंगा। अभी हम लोग केवल कॉन्सेप्ट जो है कुछ पॉइंट जिसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस वो समझेंगे हम लोग। देखिए INS कृपाण एक मिसाइल कार्बेट है जिसे 12 जनवरी 1991 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। कार्बेट यहाँ पे किर्लोस्कर समूह के द्वारा लाइसेंस के तहत भारत में असेंबल किए गए हैं और डीजल इंजन को से सुसज्जित है। ये जो जहाज है ये लगभग 65% जो है वो स्वदेशी है, मतलब बहुत सारी चीज इसमें जो है ऐसी है जो हमारे देश के लिए ये मतलब एक तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए इसी में कि भारत ने वर्ष 1956 में ही हनोई में यहाँ पे महावाणिज्य दूतावास कार्यालय की स्थापना कर दी थी। तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि हम लोगों का वियतनाम के साथ किस तरीके से संबंध है, ताकि हम लोग देखिए अभी बहुत मतलब आज़ादी के कुछ समय हुआ था कि हम लोग उसके साथ एक अच्छा संबंध बनाने का प्रयास कर रहे थे, है ना, इससे पता चल रहा है। फिर वियतनाम ने वर्ष 1972 में अपना राजनयिक जो मिशन है वो स्थापित किया हमारे देश में। और फिर आगे देखिए कि भारत अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण नियंत्रण आयोग का यहाँ पे अध्यक्ष भी था भारत जो है, जिसका गठन वियतनाम में शांति प्रक्रिया को यहाँ पे सुविधाजनक बनाने के लिए वर्ष 1954 में जिनेवा समझौते के अनुसार किया गया था। फिर 1992 में भारत और वियतनाम ने तेल अन्वेषण, कृषि, विनिर्माण सहित व्यापार आर्थिक संबंध स्थापित किए। फिर 2007 में दोनों देशों के बीच संबंध यहाँ पे रणनीतिक साझेदारी, ये इस प्रकार का एक संबंध इन लोगों ने स्थापित किया 2007 में। ठीक है, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंस के वैल्यू से हम लोग थोड़ा बात करते हैं अलग अलग डिवाइड करके, जैसे कि आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं। तो ये बहुत पहले ही का ही कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग को अभी जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ से प्रश्न बना है। तो मैं केवल ये यहाँ पे बताऊंगा आपको कि इस तरीके का कभी भी करंट में अगर कुछ चल रहा है, मैं इसलिए पहले बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से पूरा डीप हर चीज को बता रहा हूँ आपको। आप देखिए यहाँ से एक प्रश्न बना हुआ है, मेकांग गंगा सहयोग। ठीक है, तो
इसको शॉर्ट फॉर्म में MGC कहते हैं, के सदस्यों के रूप में भारत और वियतनाम, ठीक है, भारत और वियतनाम भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने एवं विकास सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये इससे संबंधित बातें जो हैं लगातार आर्थिक रूप से हम लोग देख रहे हैं, ये संबंध एक बनाता है, इससे भी ये पता चल रहा है ना। और व्यापार और निवेश के क्षेत्र में देखिए कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत एवं वियतनाम के बीच में द्विपक्षीय व्यापार 27% की वृद्धि हुई थी, ठीक है। और भारत वियतनाम के शीर्ष 8 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जबकि वियतनाम जो है वो भारत का 15वां और दक्षिण पूर्वी एशिया में चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ठीक है, समझ में आया ये। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, जो कॉन्सेप्ट है, इसी से ये मतलब ये जो आप देख रहे हैं कि एक एक दो दो पॉइंट जो बता रहा हूं मैं, फैक्ट जो है वही चीजें जो है थोड़ा वैल्यू क्रिएट करती है, तो उसको ध्यान रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है वो सब। उसी से तो पता चलेगा ना कितना मजबूत संबंध है। फिर देखिए बहुपक्षीय सहयोग के संबंध में किस तरीके की हमारे एक दूसरे के साथ जमती है। देखिए भारत और वियतनाम संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व व्यापार संगठन के अतिरिक्त आसियान, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और एशिया यूरोपीय मीटिंग, ये सब लोग लगातार इन दोनों मतलब साथ में मिलकर के ये लोग जुड़े हुए हैं। वियतनाम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने और एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग में शामिल होने के भारत के प्रयास का भी समर्थन किया है, लगातार करता है, तो इसलिए भी ये हमारे लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। फिर रक्षा सहयोग में देखते हैं 2014 में भारत ने वियतनामी सीमा रक्षक बल के लिए 12 हाई स्पीड पेट्रोल बोट्स की खरीद हेतु 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन बढ़ाई थी इसके लिए, ठीक है। फिर वर्ष 2023 तक भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टिकोण, यहाँ पे एक वक्तव्य जो है, वक्तव्य पर जून 2022 में हस्ताक्षर किए हुए थे, तो ये लगातार इस पे अभी प्लानिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं इस पे। फिर वियतनाम के साथ जो है भारत यहाँ पे विन बैक्स द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, ये सब चीजें करता है ना। सुरक्षा के दृष्टि से देखिए कि समुद्री सुरक्षा सहयोग में क्या स्थिति है हमारी, तो दोनों देश जो है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और विशेष रूप से अनक्लोज में नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता के साथ साथ राष्ट्रीय जल क्षेत्र के माध्यम से व्यापार के संचालन का यहाँ पे दृढ़ता से समर्थन करते हैं। भारत और वियतनाम इस बात पर जोर देते हैं कि दक्षिण चीन सागर पर आचार संहिता की प्रासंगिकता संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों के अनुरूप होनी चाहिए और इस परिचर्चा में भाग नहीं लेने वाले देशों की वैध अधिकारों और हितों का सम्मान किया जाना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग देख लिए थोड़ा बहुत जो जिस तरीके का संबंध है, कुछ चीजें, ज्यादा चीजें जरूरी नहीं है लेकिन अच्छे से समझना जरूरी था। कुछ फैक्ट बस अभी बताऊं कि कभी और उसको और अच्छे से बता दूंगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न एक बना हुआ है मेकांग गंगा से के सहयोग जो कि 6 देशों की एक पहल है, ठीक है, का निम्नलिखित में से कौन से देश की यहाँ पे एक तरीके से प्रतिभागी नहीं, कौन सा देश जो है इसमें से भागीदारी नहीं है, यही बोला जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए 2015 का प्रश्न है, तो जरूर नहीं है ऐसे घबराना नहीं है कि कहीं ऐसा इस तरीके का प्रश्न, ऐसा कुछ नहीं है। जब जिस समय जो चर्चे में रहे उसके बैकग्राउंड से समझते हैं, तो हम लोग को बस यहाँ से यही सीखना है, ठीक है। बस यही हम लोग कॉन्सेप्ट सीखना है कि हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग कैसे पढ़ें। तो मैं इसी तरीके से आपको पढ़ा भी रहा हूँ कि कोई भी चीज न्यूज में रहता है तो उससे जो चीजें इंपॉर्टेंट, जहां से प्रश्न बन सकती है, वो सारी चीजों को मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है बांग्लादेश और चीन, ये 2 लोग जो हैं इसमें नहीं है, बाकी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब लास्ट है ये प्रश्न, उसके बाद हम लोग इसको खत्म करेंगे। देखिए ये एक प्रश्न है जो कि एक नदी है, ठीक है। ऐसा रेयर प्रश्न बनता है, इसको लेकर के घबराना नहीं है कि फिर पता चला कि आप लगातार फिर क्या है कि न्यूज जितना वर्ल्ड लेवल पे जो नदियां हैं उन नदियों को पढ़ने लगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कभी कोई चीजें उस तरीके की चर्चे में रहती हैं तो हम लोग उसको पढ़ लेंगे, सभी का कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, ठीक है। वोल्गा, मेकोंग, देख रहे हैं कि ये सब चीजें इस तरीके से न्यूज में थे बोल करके यहाँ से पूछ लिया गया है,
बाकी कोई ऐसा नहीं है कि आप कभी भी ऐसा ट्रेंड में नहीं देखे होंगे, मैं लगातार देख रहा हूँ सबको। तो इस तरीके से प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है। वो रेयरली ही बनेगा कभी ना कभी, तो उसके लिए आप, वो ऐसा नहीं है कि फिर आप पूरा वर्ल्ड लेवल पे नदियां देखने लगे। हमारे भारत की नदियां हैं, उसी में हम लोग परेशान हैं, उसी को हम लोग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये जो नदी है और जाकर के मिलती है। 2020 में प्रश्न पूछा गया है कि कौन किससे मिलता है यहाँ पे। तो मेकांग जो है अंडमान यहाँ पे सागर बताया जा रहा है, और थेम्स जो है यहाँ पे आयरिश सागर। वोल्गा जो है ये कैस्पियन सागर। तो वोल्गा जो कैस्पियन सागर में है ये हो जाएगा, और जिम्बाब्वे हिंद सागर, हिंद महासागर जो है तो ये जाम्बेजी, ठीक है। ये दो जो हैं, दो नदियां जो हैं, ये दो नदी जो है हम लोग को मतलब सही है, ये दोनों एक दूसरे से, यहाँ पे जैसे ये वोल्गा नदी कैस्पियन सागर से मिलती है, और ये जो जाम्बेजी है वो हिंद महासागर से मिलती है जा करके, ठीक है। तो बस हम लोग को यही मैं यहाँ बताने के लिए इस प्रश्न को रखा हूँ, क्योंकि जब भी हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं करंट में तो उस हिसाब से तैयारी करें, ठीक है। ये बैकग्राउंड जाए ना, लेकिन उस समय का जब चर्चे में था ये सब वोल्गा और ये मैकांग ये सब, है ना। लेकिन प्रश्न कहाँ से पूछा, उसके बैकग्राउंड से। तो हम लोग को इसी तरीके से हम लोग भी पढ़ रहे हैं, बस आप फोकस करके पढ़ें, ठीक है। देखिए अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।